हेलो गाइस, दिस इज़ योर पार्ट 2 फॉर योर हिस्ट्री क्लास 7th। ठीक है, तो अब इसमें हम 6th to 12th जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो विल सी दैट। तो हमारा पहला आता है टाउन, ट्रेडर एंड क्राफ्टमैन। यहाँ पे बेसिकली जो ट्रैवलर्स होंगे उनके बारे में बात होएगी, उनका क्या वर्क है, उस बेसिस पे हम जो चीज़ें देखेंगे। तो हमारा ये है आपका इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मुर्शिदाबाद सेंटर है आपका, कलकत्ता है, वृंदावन है, पुष्कर जी, अजमेर है, देन यू हैव अहमदाबाद, सोमनाथ, बॉम्बे, बरआर, सूरत सिटीज़ देयर। ठीक है, देन यू हैव बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, कालमपुरा, शवामी मलाई, तिरुपति, मद्रास, महाबलीपुरम, तंजावुर, उरायूर, मदुरई, तिरुवन्नमलई, कंचीपुरम, हम्पी, मसूलीपट्टनम। दीज अदर सिटीज़ जो आपके वहाँ पे उस टाइम पे हैं, इंपॉर्टेंट आपके सेंटर ऑफ ट्रेड, आर्टिसन प्रोडक्शन, ये सारे यहाँ पे हैं। ओके, नेक्स्ट यू सी कि हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे। जैसे चोला डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक तंजावुर था जो कि आपका कैपिटल था चोला का। ठीक है, अब आपकी रिवर कावेरी वहाँ से फ्लो होती थी कि बहुत अच्छे अच्छे टाउन्स वहाँ पे बनते थे। जो आपका राजा राजेश्वरम टेम्पल है जो कि आपके राजा राज चोला ने बनाया था, वो राजा राज चोला बिल्ट योर राजेश्वरा टेम्पल, से राजा राज इसके नाम में भी आता है। तो ये जो टाउन होता है, टाउन पीपल आर ऑल प्रेजेस फॉर हिज आर्किटेक्चर, जो कि इन्होंने कुनरामल राजारर, ये जो इनके होते हैं आर्किटेक्ट हैं, हु हैज़ प्राउडली कार्व्ड हिज नेम ऑन द टेम्पल ऑल्सो एंड इनसाइड द मैसिव शिवलिंग ऑल्सो। ठीक है, तो ये बंदे थे जिन्होंने अपना मतलब आर्किटेक्चर बेसिकली करा है। ठीक है, अब इन टेम्पल्स के अलावा पैलेसेस में मंडप भी बनाए जाते हैं, पवेलियंस भी बनाए जाते हैं। जो किंग होते थे वो कोर्ट्स होल्ड करते थे इन मंडपास में, यहीं से ऑर्डर्स इशू करे जाते थे अपने सबॉर्डिनेट्स को। ठीक है, देन यू हैव द सलिया वीवर्स ऑफ द तंजावुर एंड नियर बाई टाउन्स में उयायूर में आर बिजी प्रोड्यूसिंग द क्लोथ्स फॉर फ्लैग्स बने जाए जाते थे। कहाँ पे लगते थे? टेम्पल फेस्टिवल्स पे लगते थे। फेस्टिवल्स के टाइम में टेम्पल के ऊपर जो फ्लैग्स लगाए थे वहाँ वो बनाने का काम भी तो कोई करता होगा। तो सलिया एक आपकी वीवर कम्युनिटी थी जो ये काम करा करती थी। फाइन कॉटन्स यूज़ करे जाते थे। उसके अलावा शवामी मलाई हमने देखा, देयर वाज अ सिटी। ठीक है, ये थोड़ा दूर था। यहाँ पे सतापतीज और जो स्कल्पचर्स होते थे वो ब्रॉन्ज आइडल्स बनाते थे। दिस इज हाउ द सिटी वाज फ्लरिशिंग। आपके टेम्पल्स के यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बना दिए गए थे। देन यू हैव टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। तो तंजावुर जो है एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का, क्योंकि यहाँ पे हमने अर्बनाइजेशन टेम्पल के आसपास होती हुई देखी है। टेम्पल जो है वो सेंटर होता है, वहाँ से इकोनॉमिक एंड सोसाइटी काम कर रही होती है। देन इफ़ यू सी हमारे पास ब्रॉन्ज, बेल, मेटल एंड लॉस्ट वेक्स टेक्निक से हमने ब्रॉन्ज स्टैचू देखने को मिलता है जो कि आपका चोला डायनेस्टी का होता है। देन वी सी कि जो टेम्पल अथॉरिटी होती है वो अपनी वेल्थ को यूज़ करती थी, ठीक है, फाइनेंस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बैंकिंग के पर्पस से, कि मतलब लोन देना, लोन से काम कराना। जो टाउन है वो आपके टेम्पल्स के पास इमर्ज हुए, जैसे भिलावसम, भिलास और विदेश इन मध्य प्रदेश, सोमनाथ भी हमारा ऐसे ही डेवलप हुआ है। अदर टेम्पल टाउन्स अगर हमने कांचीपुरम, मदुरई इन तमिलनाडु, तिरुपति इन आंध्र प्रदेश, ये सब हमारे जो है टेम्पल टाउन्स है। पिलग्रिमेज सेंटर्स जो होते थे वो स्लोली डेवलप हुए, जैसे वृंदावन में, तिरुवन्नमलई तमिलनाडु में, ये दो ऐसा सच एग्जाम्पल है जो कि पिलग्रिमेज सेंटर्स बने थे। अजमेर जो राजस्थान का वो कैपिटल था चौहान किंग्स का 12th सेंचुरी में। लेटर ये सुबह बन जाता है आपके मुगल हेडक्वार्टर, मतलब मुगल के टाइम में सुबह हेडक्वार्टर बन जाता है क्या अजमेर। चौहान के टाइम पे इट वाज अ कैपिटल ऑफ चौहान। खुजावा मोहिद्दीन चिश्ती एक सूफ़ी सेंट होते हैं जो कि आते हैं 12वीं सदी में, और यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा डिवोटीज़ मिलते हैं, और ये अजमेर में आते हैं। अजमेर इज़ अ लेक, अजमेर के पास एक लेक होता था पुष्कर, विच वॉज अट्रैक्टेड टू द पिलग्रिमेज फॉर द एंशिएंट। तो पुष्कर हमारा पिलग्रिमेज सेंट बन जाता है, लेकिन सूफ़ी सेंट हमारे अजमेर में जो हमारी दरगाह है इज़ रिलेटेड टू मोहिद्दीन चिश्ती। देन यू हैव अदर नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। तो 18th सेंचुरी ऑनवर्ड जो सब कॉन्टिनेंट है वो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स आ जाते हैं। जैसे देखो मंडपिका बोला जाता था, मतलब मंडीज बोला जाता था, ठीक है, जहाँ पे लोग आते थे, चीज़ें बेचा करते थे। और मार्केट स्ट्रीट, हट जो बोलते हैं हट्टास, ये हमारी लाइन ऑफ शॉप्स यहाँ पे लगाई जाती थी। यहाँ पे लोकल आर्टिकल्स आप खरीद सकते थे, बेच सकते थे। हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फर, सैफरॉन, बीटल नट, स्पाइसेस लाइक पेपर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेन देन आपकी बेसिकली मंडी लगाई जाती थी। फिर उसके बाद आता है कि एक समंता था, ठीक है, इन लेटर टाइम जो ज़मींदार होते थे वो अपना पैलेस को मतलब फॉरफिट करते थे, फोर्टिफाइड करते थे, ठीक है। तो उनमें क्या होता था, वो टैक्सेस लगा देते थे उसको बनाने के लिए, फोर्टिफाइड करने के लिए। उनको पैसा तो लगता है, समंताज इफ़ दे वांट टू, ये ज़मींदार होते थे, इनको अगर फोर्टिफाई करना है अपना तो पैसे लगेंगे, तो वो लेवी करते थे टैक्सेस ऑन ट्रेड, आर्टिशन, आर्टिकल्स ऑफ द ट्रेड जो भी हो रहा है। तो कुछ जो समटाइम्स डोनेटेड द राइट टू कलेक्ट
दीज टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स को भी दे देते हैं, रिच मर्चेंट्स को भी दे देते कि आप ये जो है आप इतना टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो। टैक्सेस मार्केट के ऊपर भी लगता था, चाहे वो जैगरी हो, शुगर हो, डाइज हो, इन सबको बेचने के ऊपर, ठीक है। सो टैक्सेस वर इम्पोज ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो। 10th सेंचुरी में हम देखते हैं नंबर ऑफ टैक्सेस हमारे राजस्थान में लगाए जा रहे थे, ठीक है। देन यू हैव अदर थिंग कि आपका नेक्स्ट आपका आता है ट्रेडर बिग एंड स्मॉल। बंजारास होते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होते थे, ठीक है, और उसी मीनवाइल दे यूज्ड टू सेल एंड बाय थिंग्स। मोस्ट फेमस हमारे क्या है, मनीग्राम एंड नाना देसी, ठीक है। गिल्ड्स होते थे, ये क्या होता है, ट्रेडेड एक्सटेंसिवली बोथ विद इन द पेनिनसुला एंड साउथ एशिया में। कुछ कम्युनिटीज़ है छेतियार, मरवारी, ओसवाल्स, जो कि बहुत बड़े ट्रेडर बन जाते हैं। गुजराती, ठीक है, आपके मुस्लिम बोहराज रेड सीज में जाते हैं, टेक्सटाइल्स बेचते हैं, स्पाइसेस बेचते हैं, गोल्ड खरीद करके लाते थे अफ्रीका से, चाइना से ब्लू पोट्रीज लेकर के आते थे, सिल्वर आपके साउथ एशिया चाइना से लाया जाता था। सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग, ठीक है। इंडियन स्पाइसेस क्लोथ्स को हम रेड सी पोर्ट्स में बेच कर आते थे, इटालियन ट्रेडर्स वहाँ से लेकर के जाते थे। स्पाइसेस जो होती थी ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे पेपर, सिनेमन, नटमेग, जिंजर, ये बिकम इम्पॉर्टेंट यूरोपियन कुकिंग के लिए। एंड कॉटन क्लोथिंग यहाँ से बहुत ज़्यादा जाते थे, लोग बहुत पसंद करते थे यूरोप के। काबुल हमारा जो है वो एक लैंडस्केप आपका अफगानिस्तान में, तो ये भी एक अच्छा सेंटर बन जाता है। 17th सेंचुरी में यहाँ पे जीन बैप्टाइड ट्रांवर आते हैं, डायमंड मर्चेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस्टिमेटेड है जो हॉर्स ट्रेड हो रहा है काबुल का, वो मतलब 30 लाख एनुअली रुपीज़ दे रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्स ट्रेड की बात हो गई है। क्राफ्ट इन टाउन, अगर क्राफ्टमैन्स होते थे बिदार के, वो उन्होंने क्या करा है, कॉपर और सिल्वर का यूज़ करा है और बिदारी बनाते थे। ये है आपकी बिदारी, ठीक है, बिदारी बनाते थे। इज दिस बिदारी, आई डोंट नो इफ इट इज़ बिदारी और नॉट, बट हाँ दे यूज टू मेक बिदारी। पांचाल्स एंड विश्वकर्मा हमारे गोल्ड स्मिथ एंड ब्रॉन्ज स्मिथ हुआ करते थे। कंस्ट्रक्शन होती थी पैलेस में, हमने देखा सलियार, हमने पहले भी वीवर्स को देखा है, ठीक है। तो ये जैसे शाल का बॉर्डर बनाया है 17th सेंचुरी में, ओके। देन यू हैव नेक्स्ट, ओके, अब हमारे पास आएगा कि हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर्स ऑफ हम्पी। हम्पी जो है आपका कृष्णा द्वाबार तुंगभद्र वाले बेसिन में आ जाता है, ठीक है। रांचे द्वा, फिर उसके ये न्यूक्लियस होता है आपका विजयनगर एम्पायर का, जो कि 1336 में आया था। और यहाँ पे ये अच्छा खासी वेल फॉरफिटेड सिटी होती है, और यहाँ पे नो मोटार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज। ये पूरी की पूरी इंटरलॉकिंग टेक्निक की वजह से बनाई गई थी। यहाँ पे कोई हमने ना तो सीमेंट यूज़ करी ना मोटार्स का यूज़ करा है, ठीक है। फॉरफिटेड द सिटी। पोर्तुगीज भी आए थे, जैसे हमारे डोमिनो पीस आता है हम्पी के बारे में बात करें 16th सेंचुरी में कि भाई कितने अच्छे तरीके से बनी हुई है। विजयनगर के टाइम पे इनका इंटरेस्ट था टैंक्स और कैनाल्स में। तो जो अनंतराज सागर टैंक है, वो हमारा पूरा अर्दन डैम के थ्रू बनाया हुआ है अक्रॉस दी महादेवी रिवर। कृष्ण देव राय ने बनवाया था। बिल्ट अ ह्यूज स्टोन एम्बैंकमेंट बिटवीन द टू हिल्स टू क्रिएट की मैसिव लेक नियर दी विजयनगर, फ्रॉम विच जो पानी है वो कैरी अवे करा जा सके एक्विडेट्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, और ताकि फील्ड को हम इरिगेट कर सकें। सो दिस इज टॉकिंग अबाउट कृष्ण देव राय, विजयनगर एंड योर वाटर टैंक फैसिलिटीज़। जो हम्पी में आर्किटेक्चर वो डिस्टिंक्टिव है। यहाँ पे स्प्लेंडेड आर्क्स आपको देखने को मिल जाएगा, आपको डॉम्स भी देखने को मिलेंगे, प्रेयर हॉल्स भी देखने को मिलेंगी, एंड यहाँ पे क्या है, गार्डन्स भी हैं आपके, ठीक है। लोटस गार्बल्स यहाँ पे देखने को। हे डे इन द 15th-16th सेंचुरी जो हम्पी है वो कमर्शियल और कल्चरल सेंटर भी बन चुका था। जो मुस्लिम मर्चेंट्स है जैसे छेतीस हो गए एंड द एजेंट्स ऑफ द ग्रुप, जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं सच एज पोर्तुगीज, ये हमारे यहाँ पे मार्केट लगा करके बैठते थे हम्पी में। टेम्पल जो है हब हो जाता है कल्चर एक्टिविटीज़ का। तो यहाँ पे देवदासी जो टेम्पल डांसर्स होते हैं वो परफॉर्म कर देते हैं अपने बिफोर द डीटी, ठीक है। एंड यहाँ पे विरूपक्षा जो है फॉर्म ऑफ शिवा है, ठीक है। एक विरूपक्षा टेम्पल है जो कि फॉर्म ऑफ शिवा है। एंड महानवमी एक फेस्टिवल बनाया जाता था नवरात्रि के टाइम पे साउथ में, एंड वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो कि हम्पी में सेलिब्रेट करा जाता था। फिर उसके बाद यहाँ एक महानवमी प्लेटफॉर्म भी बनाया जहाँ पे चीज़ें होती थी, और वहीं से क्या किंग आपके ट्रिब्यूट को एक्सेप्ट भी करते थे और अपने चीज़ें सबऑर्डिनेट्स को देते हुए थे। हम्पी जो है वो ख़राब कब हुआ, जब विजयनगर फॉल हो गया। विजयनगर 1330 से आपका 1565 तक चलता है। डेक्कन सुल्तानात उनकी लड़ाई होती है, फिर उसके बाद डिफीट कर जाता है विजयनगर। उसी टाइम पे हमारा जो एरिया है वो गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिरार और बिदार में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इस टाइम पे जो है हम्पी है ख़राब हो जाता है, ठीक है। देन यू हैव सूरत। सूरत हमारे गुजरात में, ठीक है। एम्पोरियम वेस्ट ट्रेड का यहाँ से बढ़िया चल रहा था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड ऑल्सो। यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड होता था, ठीक है। जो आपका सूरत है वो गेटवे था ताकि हम वेस्ट एशिया से कनेक्ट हो सके। गल्फ ऑफ हॉर्मस सूरत जो है वो हमारा गेट था मक्का के लिए ऑल्सो। एम्पोरियम क्या होता है, एक प्लेस जहाँ पे गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर्स एंड आर ब्रॉट एंड सोल्ड फ्रॉम हियर।
डच एंड इंग्लिश जो है वो भी अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, वेयर हाउस लगाते हैं कहाँ पे, अपने सूरत में। फिर आप देखते हो देयर वर ऑल्सो सेवरल रिटेल्स एंड होलसेल शॉप्स हमें यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल के देखने को मिलते हैं। जो टेक्सटाइल है सूरत की वो बहुत फेमस थी, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ के लिए, जरी के लिए, एक गोल्ड लेस बॉर्डर लगाया जाता है उसके लिए। काठियावाड़ सेट्स और महाजन्स जो है मनी चेंजर्स, वो उन्होंने एक बैंकिंग सिस्टम बनाया होता, बैंकिंग हाउस बनाया होता सूरत में। और हुंडीज़ भी थे, वर ऑनर्ड फार ऑफ द मार्केट, ठीक है। एंड हुंडीज़ क्या होती है, आपके नोट होता है, आई एम सॉरी, ये होता है आपके नोट रिकॉर्डिंग ऑफ डिपॉजिट्स, कि मतलब बही खाता होता है, ठीक है। बही खाता होता है आपके डिपॉजिट्स का, और मेड बाय द पर्सन, एंड अमाउंट डिपॉजिट कितना करा है, कितना क्लेम करा है, बही खाता होता है बेसिकली। फिर उसके बाद अगर सूरत है वो डिक्लाइन कब हुआ, 17वीं सेंचुरी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट की प्रेवलेंस ख़त्म हो गई थी, मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, सी ऑफ कंट्रोल पे पोर्तुगीज आ चुके थे, तो वो हमारा सब कुछ ख़त्म होते जाता। फिशिंग इन ट्रबल वाटर, मसूलीपट्टनम। अब क्या है, मसूलीपट्टनम जो है वो हमारे कृष्णा रिवर के वहाँ पे डेल्टास में मिलता है। डच और इंग्लिश आते हैं, ठीक है, वो अटेम्प्ट करते हैं कि हम मसूलीपट्टनम को कंट्रोल करें, और वहाँ पे वो आप क्या करते हैं, क्योंकि आंध्रा जो कोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, तो वो फोर्ट भी बनाते हैं मसूलीपट्टनम में, जो कि आपके डच ने बिल्ड भी करा था। एंड यहाँ पे क्या है ओके, से जो कुतुब शाही थी, रूलर ऑफ ये गोलकंदा, वो एक रॉयल मोनोपोली दे देते हैं सेल ऑफ टेक्स्ट एंड स्पाइसेस लेकर के, टू प्रिवेंट द ट्रेड पासिंग थ्रू द कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ द वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इन्होंने ऐसे भी कर दिया था। सेकेंडली, जो फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऑफिस इन चार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। देन यू हैव मसूलीपट्टनम बाय विलियम मेटवॉल्ड, अ फैक्टर ऑफ द, ये हमारा वही फैक्टर को कौन होता है, एक जो भी ऑफिशियल इंचार्ज होता है ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का। नेक्स्ट यू हैव 1686 टू 1807 में मुगल एम्पर औरंगजेब ने एनेक्स करा था गोलकोंडा। हमने ऊपर भी देखा है, ठीक है, हमने पहले भी देखा कि ये हमारे गोलकोंडा और बीजापुर को एनेक्स करता है। कंपनी ट्रेडर मूव टू बॉम्बे, कैलकाटा, ठीक है, मद्रास, मसूलीपट्टनम, लॉस्ट बोथ ऑफ इट्स। मसूलीपट्टनम में मर्चेंट्स एंड प्रॉस्पेरिटी सब कुछ डिक्लाइन होने लग जाती है 18वीं सेंचुरी में। एक नए टाउन से ट्रेड अकाउंट से 16th-17th सेंचुरी में यूरोपियंस आ जाते हैं, वो सर्च करते हैं स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल का, तो इस टाइम पे क्या है, वो नई नई चीज़ें निकाल करके लाते हैं। तो ये जितने भी हमारे यूरोपियंस आए थे, चाहे आपके इंग्लिश हो, डच हो, फ्रेंच हो, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने बनाई थी, उन्होंने अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड भी करा है। तो इंडियन जो ट्रेडर थे, जैसे मुल्ला अब्दुल गफ़ार और व्रिज बोहराज, वो लार्ज नंबर ऑफ शिप्स रखते थे जो कि कम्पिटेंट विद देम एंड हावर जो यूरोपियन कंपनीज होती थी वो अपनी नेवल पावर को सी के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए रखती थी। तो इंग्लिश जो है हमारे कॉमर्स में सबसे कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर में सब इमर्ज हुए सक्सेसफुल अमंग इट इस सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि इंडिया वाले रीजन में हमने देखा था इंग्लिश ही जो है लास्ट में रह जाते हैं, बाकी सब पोर्तुगीज डच उनको ठिकाने लगाते थे डिफरेंट एरियाज़ में। तो इंडिया के जो टेक्सटाइल डिज़ाइंस होते हैं वो बहुत इंक्रीजिंगली रिफाइंड थे, तो इसलिए वो बहुत फेमस थे। लेकिन बाद में क्या होता है, इस पीरियड में हमारा जो इंडिपेंडेंस होता है, क्योंकि अब इंग्लिश आए, इंग्लिश की डिमांड बढ़ी कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, तो उसी चीज़ के हिसाब से वो चीज़ें बना कर दे देते हैं। तो उनका जो इंडिपेंडेंस था क्राफ्ट पर्सन का वो डिक्लाइन हो जाता है। दे नाउ बिगिन टू वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ एडवांस, जिस चीज़ का एडवांस आ रहा है उस बेसिस पे काम करते थे। वी वर नो लॉन्गर हैव द लिबर्टी कि अपने खुद के क्लोथ्स बेच सकें, जो उनको डिमांड आएगी वही वो बनाएंगे, वही वो बेचेंगे। 18th सेंचुरी में क्या होता है, हमारा बॉम्बे राइज करता है, कैलकाटा राइज करता है, मद्रास राइज करता है और नोडल सिटी बनाई जाती हैं। क्राफ्ट एंड कॉमर्सेज जो होते हैं अंडरवेंट मेजर चेंजेस। ब्लैक टाउन्स बनाए जाते हैं एस्टैब्लिश यूरोपियंस के थ्रू, ठीक है, कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़। ब्लैक क्या होता है, और द नेटिव ट्रेडर एंड द क्राफ्ट पर्सन, ये हमारे क्या है कुछ उस एरिया में कन्फाइंड होते थे। वेरएज वाइट जो रूलर होते थे वो सुपीरियर रेजिडेंट, जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट सेंट विलियम कैलकाटा में, यहाँ पे अपने आपके सफ़ेद सुपीरियर लोग रहते थे, अच्छे रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे। ओके, वास्को द गामा जो और क्रिस्टोफर कोलंबस की बात हो रही है। 15वीं सेंचुरी में क्या होता है, सेलर आपका जाता है कि मैं सी रूट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ फलाना। वास्को द गामा जो पोर्तुगीज सेलर होते हैं वो सेल डाउन कर जाता है अफ्रीका से और अराउंड द केप ऑफ गुड होप, फिर वो इंडियन ओशन में आ जाता है और इनकी जर्नी शुरू हो जाती है और 1498 में वो कैलकट पहुँच जाते हैं। फिर उसके बाद वो वापस पोर्तुगीज चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ही बहुत सारे वेल्स लेकर के जाते तो बताते थे। लेकिन फिर क्रिस्टोफर कोलंबस भी ढूंढने जाते हैं, ये इटालियन होते हैं इंडिया को, लेकिन ये दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हैं, वेस्टवर्ड चले जाते हैं और वहाँ पे वो अमेरिका को ढूंढते हैं एंड उसको वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं। और यहाँ पे 1952 में पहुँच जाते हैं एंड कॉन्कर फ्रॉम स्पेन एंड पोर्तुगीज हु ऑक्यूपाइड अ लार्ज पोर्ट इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट यू हैव
आपके पास आएगा नेक्स्ट चैप्टर ट्राइब, नोमैड एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ का। तो ये द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे जो सोसाइटी थी वो ऑलरेडी कुछ रूलर्स या फिर वर्नास में डिवाइडेड थे। जैसे ब्राह्मण ने कुछ बताया होता, वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ द लार्ज किंगडम। जो ब्राह्मण बताते हैं वो बहुत सारे लोग मानते थे। दिल्ली सुल्तान एंड मुगल्स जो थे उनकी हियरार्की ऑफ सोशल क्लासेस आगे फर्दर इंक्रीज हो जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हर एक ट्राइब का कुछ यूनाइटेड किनशिप बॉन्ड्स रहते थे, ठीक है। उनका खुद का कुछ लाइवलीहुड रहता है, एग्रीकल्चर रहता है, कुछ हंटर गैदर होता है, कोई हर्डर होते, कोई नोमैडिक पीपल होते थे। तो ऐसे करके हमारी चीज़ें रहा करते थे। दे यूजुअली लिव इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट और प्लेस डिफिकल्ट प्लेसेस में, ठीक है, ताकि वहाँ पे आ ना सकें। तो इसलिए क्या कहते हैं, दे समटाइम दे क्लैश्ड विद मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी, ठीक है। फिर उसके बाद हु वर द ट्राइबल पीपल, हमने देखा ये जो लोग होते हैं, ये ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप written records. ट्राइबल पीपल आर फाउंड ऑलमोस्ट इन एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो एरिया एंड इन्फ्लुएंस होता था ट्राइब का वो हर जगह अलग अलग होता था। कुछ पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल करते थे बड़ी टेरिटरीज। पंजाब में हम देखते हैं खोखा ट्राइब होता है, ठीक है, जो कि बहुत इन्फ्लुएंस होता है 13th और 14th सेंचुरी में। लेटर हमारे पास गखार आ जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम अगर चीफ कमल खान गखार की बात करें तो वो नोबल मनसबदार बनते हैं अकबर के भी। फिर मुल्तान और सिंध में अगर हम देखें तो लघांस एंड अरगुन्स आते हैं जो डोमिनेट करते हैं उस रीजन को। फिर भी सी तो बलोच ऑल्सो कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहता है नॉर्थ वेस्ट में। एंड दे डिवाइडेड इनटू, उनके भी छोटे छोटे क्लैंस हो जाते हैं, डिफरेंट चीफ्स आ जाते हैं। वेस्टर्न हिमालयज में अगर हम देखें तो शेफर्ड ट्राइब हमारा गड्डीज़ का रहता है। नॉर्थ ईस्टर्न में भी सी नागा, अहोम्स ये होते हैं। फिर उसके बाद हम देखें मैनी एरियाज प्रेजेंट है जैसे बिहार झारखंड में, वहाँ पर चेरोज देखने को मिल जाते हैं जो कि 12th सेंचुरी में आए थे। राजा मान सिंह अकबर के जो फेमस जनरल थे उन्होंने अटैक करा, डिफीट करा चेरोज को कब 1591 में। एक लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी इनसे ली जाती थी एंड दे वर नॉट एंटाइटल्ड सबड्यूज। औरंगजेब के टाइम पे हम देखें तो जो चेरोज के फोर्ट्रेसेस थे उनको कैप्चर करा गया था। एंड मुंडा एंड संथल जो थे वो हमारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे एंड दे लिव्ड इन द रेन इन द उड़ीसा एंड बंगाल। क्लैन क्या होते हैं? क्लैन होते हैं ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड जो क्लेम करते हैं अपने डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, कि हम एक ही कॉमन एंसेस्टर से आते हैं। तो वो लोग जो जितने भी सेम कॉमन एंसेस्टर्स आते हैं वो मिलकर के एक क्लैन बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो आप कि कौन कौन से वो हैं ट्राइब्स हैं। गखार्स, कोखार्स, जमनूज, आपके बलोच यहाँ पे आ गए एंड सम अदर ये हमारे हैं, ठीक है। गुजरात में भी हैव भिल्स, जेतवाज, कोलिया, समन्स, ठीक है, यहाँ पे ये हो गए। अहोम्स, नागास आपके साउथ ये नॉर्थ ईस्टर्न में आ गए, खासी, कोच, कचारी, ठीक है। फिर संथल यहाँ आ जाते हैं, मुंडा, चेरो, ओरान आपके उड़ीसा वाले एरिया में आ जाते हैं, कौन, कोयाल्स, गोंद, बैगा, भिल, कोलीस, कत्याकार, इस्भेराद, ये सारे हमारे आपके सेंट्रल इंडिया में आ गए। साउथ में हमारे पास कुछ कमी है, दैट इज़ मरावर्स, बडागाज, वेतर्स, ठीक है, ये हमारे साउथ में। अब हमने देखा कि महाराष्ट्र जो है वो हाईलैंड है, कर्नाटका, वहाँ पे आपको कोलीज देखने को, बिरात देखने को मिल जाते हैं। कोली जो है वो आपके गुजरात वाले एरियाज़ में भी देखने को मिल जाता है। अगर फर्दर साउथ में जाओगे तो आपको कोरगास देखने को मिलेंगे, बेतार्स देखने को मिलेंगे, मारावार्स देखने को मिलेंगे। जो लार्ज ट्राइब है भिल का वो हमारा वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में था। तो लेट 16th सेंचुरी में क्या होता है, ये कुछ जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चरिस्ट बन जाते हैं एंड इवन ज़मींदार भी बनते हैं। जो भिल क्लैन होती है वो हंटर गैदरर ही रहती है। जो गोंद होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। नोमैड एंड मोबाइल पीपल कौन होते हैं? जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस अपने एनिमल्स के साथ कवर करते हैं। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हो रही है बंजारास जो थे ये ट्रेडर नोमैड्स थे, ठीक है। इनका कारवा चलता था, वो कॉल्ड, जिनको टांडा बोला जाता है। और जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने बंजारा को यूज़ करा था ताकि वो सिटी मार्केट में अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करा सके। जहांगीर जो है वो भी अपने मेमोरी में बंजारास का जिक्र करता है कि ये ग्रेन्स कैरी करते थे बुलेक्स पे फ्रॉम एक रीजन टू दूसरे रीजन बेच करके आते थे, ठीक है। एक होता है हमारे पास इनहेरेंट ग्रुप सच एज क्राफ्ट पर्सन, पेडलर्स एंड एंटरटेनर, जो ट्रैवल करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस और वहाँ पे जाके अपना ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस करते हैं। वेराज जो नोमैड्स होते हैं, नोमैड्स क्या है, वंडरर पीपल होते हैं और वो अपने पैस्टोरलिस्ट होते हैं, अपने पशु को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बंजारास हमारे पीटर मूडी ने भी बात करी है इसके बारे में 17th सेंचुरी में। देन यू हैव अदर थिंग कि आपका क्या ये देखो, ये आपके गोंड ट्राइब ने बनाई है ब्रॉन्ज क्रोकोडाइल।
चेंजिंग सोसाइटी, नई कास्ट सिस्टम आया, हियरार्की आई, ठीक है। तो जाति आती है, जाति रादर देन वर्ना। अब पहले वर्ना सिस्टम था, 4 वर्नाज हुआ था, अब जाति आ गई है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी। अब क्या होता है 12th सेंचुरी में एक इंस्क्रिप्शन हमने देखने को मिलती है, उद्याकोंडन, उद्यार, ये तिरुचिपल्ली तालुका में मिलती है, तमिलनाडु के में। और यहाँ पे सभास के बारे में बात होती है, ठीक है, ब्राह्मण की सभा जो होती है। तो यहाँ पे बात करा जाता है कि स्टेटस के ऊपर, स्टेटस वर नोन एज आपका रथकरास, चैरिट मेकर्स, ठीक है, जो रथ बना देते हैं। दे लेट देयर ऑक्यूपेशन, ठीक है, उसके हिसाब से उनका आर्किटेक्चर रहता है, उनके कोच रहते हैं, सारी चीज़ें रहते हैं। दिस इज देयर टॉकिंग अबाउट देयर जात और जात के बेसिस पे काम। नेक्स्ट यू हैव क्षत्रियाज, जैसे राजपूत क्लैंस होते थे 11th एंड 12th सेंचुरी में, ठीक है। तो इनमें क्या है, बहुत सारे लीनियस थे, जैसे हुन्स, चंडेलास, चालुक्यास एंड अदर। सम ऑफ दीज टू हैव बीन अ ट्राइब अर्ली, पहले ट्राइब थे, फिर उसके बाद अपना क्लैन से दे रिगार्डेड एज राजपूत। राइज ऑफ राजपूत अगर हम देखें इस पोजीशन पे कैसे आया था, जैसे ट्राइबल पीपल फॉलो ग्रेजुअली विद द सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण, कुछ जो ट्राइबल पीपल थे वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं एंड लेटर ऑन वो रूलिंग क्लास में आ जाते हैं। ये है गोंद वुमेन, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि अगर गोंद की बात करें तो ये हमारे फॉरेस्ट रीजन में रहते थे, गोंदवाना में, कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंद, इसलिए गोंदवाना उसका नाम पड़ गया। यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये करा करते थे। ये बहुत बड़ा ट्राइब होता है और उसको हम स्मॉलर क्लैंस में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम हर एक ट्राइब को राय या राजा क्या है रूल करता था। अकबरनामा में अकबर की जो रेन है उसके टाइम पे गोंद की मेंशन है कि गरहा कठांग 7000 विलेज इनके नाम के थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दिस किंगडम वॉज बिकम सेंट्रलाइज, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन हो जाते हैं, किंगडम जो है डिवाइड हो जाता है घर्स में, जो घर होते हैं, हर एक घर में पर्टिकुलर गोंद क्लैन रहती थी। गोंद क्लैन को फर्दर डिवाइड करा जाता था 84 यूनिट्स में जो कि 84 विलेजेस की होती है, जिसको 84 बोलते हैं। 84 को फर्दर डिवाइड करा जाता है भरोत में कि 12 विलेजेस में। तो यू हैव अ क्लैन, सी यू हैव योर किंगडम, ठीक है। ओहो जस्ट अ सेकेंड, you have your kingdom into घर into घर क्या है, गोंद क्लैन एक क्लैन है। ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 84 विलेज, क्या नाम बोलते हैं, 84, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू भरोत विच इज 12 विलेज। ऐसे इनका गोंद का जो है आपका सब डिवीजन हो रखा था। इफ़ यू टॉक अबाउट अमनदास, गोंद जो राजा थे गरहा कठांग के, गरहा कठांग अभी हमने देखा कहाँ पे मेंशन है, आपके अकबर के टाइम पे मेंशन है, ठीक है, अकबर के टाइम पे मेंशन है, ठीक है। अज्यूम द टाइटल ऑफ, इन्होंने संग्राम शाह का टाइटल भी ले लिया था। जो इनके लड़के हैं दलपत, वो उन्होंने मैरी करी थी दुर्गावती, जो कि किनकी डॉटर है, चंडेला राजपूत महोबाज की। तो ऐसे ही इन्फ्लुएंशियल भी बन गए थे, ट्राइब से आप रूलिंग क्लैन में जा रहे हो। रानी दुर्गावती केपेबल एंड स्टार्टेड रूल ऑन बिहाफ ऑफ 5 ईयर सन, ठीक है। बिर नारायण अंडर हर क्या होता है, किंगडम जो है इवन एक्सटेंसिव हो जाता है। 1565 में कहते हैं जो मुगल फोर्स होती है असफ खान के अंडर, वो अटैक करते गरहा कतांग को, मतलब ये जो रीजन है आपका गोंद वाला, एंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इनके रानी दुर्गावती के थ्रू दिखाया जाता है। वो डिफीट करती है, वो डिफीट हो जाते हैं और प्रेफर टू डाई, ठीक है, सरेंडर नहीं करते, डाई मतलब मरना मंजूर करते हैं। गरहा कटांग एक रिच स्टेट भी बनता है। मुगल डिफीट करते हैं गोंद को और एक बहुत ज़्यादा बूटी लेते थे ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट, ठीक है। एंड ग्रांट भी दिया था रेस्ट टू द चंद्रा शाह, जो कि आपके बीर नारायण जिसकी मम्मा मर गई हैं, चंद्र शाह उनके अंकल थे, उनको दे दिया गया। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरहा कठांग, जो गोंड ट्राइब है वो सर्वाइव करता है फॉर सेवरल ईयर्स। अहोम की बात करें तो ब्रह्मपुत्र वैली में ये होता था, प्रेजेंट में म्यांमार, 13th सेंचुरी की बात है। ये एक नया स्टेट आया था आपका और यहाँ पे भुयान्स लैंडलॉर्ड ने लेकर के आया था। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी ये अनेक्स करा जाता है किंगडम इन द छुट्टियाज एंड कोच हजोज, ठीक है। 23 में छुट्टियाज आता है, 81 में कोच हजोज आता है। ये आगे फर्दर डिवाइड हो जाता है। जो अहोम है वो एक लार्ज स्टेट बनता है। दे यूजेज द फायर आर्म एज अर्ली एज 30, फायर आर्म इन्होंने मतलब कि गोली बारूद मतलब फायर आर्म से यूज करते थे 1530s में। 1660s में दे कुड इवन मेक द हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनॉन्स। अगर हम बात करें कि कौन पहले यूज़ कर रहा है तो ये इन्होंने पहले यूज़ कर लिया, बाबर से, तो ठीक है। गन पाउडर भी आ गया और आपका कैनॉन्स भी आ गई हैं और आपकी फायर आर्म्स भी आ गई हैं। कहाँ पे, अहोम में, ठीक है। देन यू हैव अहोम जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स यहाँ पे हुए हैं। 1662 में मुगल जैसे जुमला आता है, अटैक करता है अहोम को। डिस्पाइट द ब्रेव डिफेंस अहोम डिफीट हो जाता है। अहोम एक
डिपेंडेड ऑन द फोर्स लेबर। पाइकास उनके पास होते थे। पाइकास क्या है, उनको मिलिट्री असिस्टेंस दिया करते थे और उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते थे। नंबर ऑफ पाइकास बाय रोटेशन, ठीक है। देन यू हैव अहोम जो है फर्दर ब्रोकन अप। पहली बारी बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो सेंट्रलाइज हो जाता है। जितने भी अडल्ट मेल होते हैं उनको आर्मी में जाना होता था वॉर के टाइम पे। अदर टाइम पे वो अपना खुद का जो भी इरिगेशन काम है, जो भी काम है वो कर रहे होते थे। राइस कल्टिवेशन हो गया, कुछ भी। अहोम जो सोसाइटी है वो आपकी खेल में डिवाइडेड है। अहोम की जो सोसाइटी है वो आपकी डिवाइडेड होते हैं खेल्स में, ठीक है, क्लैंस में। ये होते क्लैन आपके, ठीक है। फ्यू कास्ट और द आर्टिशन इन द अहोम वर केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। जो खेल होते थे वो सेवरल विलेजेस को कंट्रोल करते थे। पीजेंट्स वर गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। इवन जो किंग होते हैं कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। कम्युनिटी के कंसेंट के बिना तो किंग भी वहाँ से चीज़ें नहीं ले सकते। जो अहोम है वो वर्शिप करते हैं ट्राइबल कोड। एंड फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी में क्या होता है, ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, टेम्पल आते हैं, ब्राह्मण्स आते हैं, वहाँ पे ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं। और रेन ऑफ शिव सिंह मतलब 1714-1744 के टाइम पे हिंदुज़म जो है वो प्रीडोमिनेट कर लेते हैं इस रीजन को। और जो अहोम किंग होता है डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप द ट्रेडिशनल, बट इन्होंने हिंदुइज्म को भी अडॉप्ट कर लिया था। जो अहोम सोसाइटी होती है वो सोफिस्टिकेटेड होती है। यहाँ पे पोइट स्कॉलर्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको लैंड ग्रांट्स भी दिए जाते हैं। थिएटर भी यहाँ पे इंकरेज होता है। संस्कृत का काम भी बहुत ज़्यादा आता है, उसको हम लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। हिस्टोरियंस जो वर्क नोन एज हिस्टोरिकल वर्क, यहाँ पे किस हिस्टोरिकल वर्क को हम बोलते हैं बुरियान्स, ठीक है, बुरियान्स हिस्टोरिकल वर्क होता है। एंड ऑल्सो रिटर्न इन दी फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड फिर उसके बाद असमीज। तो अब यहाँ पे क्या हमने देखा, वर्ना बेस सिस्टम था, ट्राइबल पीपल आए, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं दोनों के दोनों, और वहाँ पे सोसाइटी अडाप्ट करती है चेंजेस को। और ऐसे से हमारा क्या होता है, रिजेक्ट करते हैं तो बोथ द कास्ट सिस्टम एंड द ऑर्थोडॉक्स हिंदू। कुछ ट्राइबल्स जो होते हैं वो स्टेट को एक्सटेंड करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम लेकर के आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा कर लेते हैं, पॉलिटिकल भी पावरफुल बन जाते हैं, और फिर उनके बाद कॉन्फ्लिक्ट भी होता है उनके साथ, ठीक है। मंगोल भी ऐसे ही होते हैं, ये भी पैस्टोरल हंटर गैदरर्स होती हैं मंगोल जो होता है। ये ग्रासलैंड स्टेपिस आपके सेंट्रल एशिया में रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 1206 में गनीज खान जो होता है इन मंगोल्स को यूनाइट करता है, तुर्किश ट्राइब को यूनाइट करता है, कि मिलिट्री फोर्स बनाता है। और उनकी जब डेथ हो जाती है 1227 में, ही वॉज अ रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरी, तब तक वो टेरिटरी का एक अच्छा खासा रूलर बन जाता है। उसके सक्सेसर आते हैं, वो अपना एम्पायर को और भी ज़्यादा बड़ा करते हैं। और यहाँ पे रशिया, ईस्टर्न यूरोप और चाइना का पार्ट और वेस्ट एशिया का पार्ट मिल करके आपका मंगोल बना देता है। मंगोल जो एक वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी रखता है अपने पास। दिस इज अबाउट योर मंगोल्स। नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट आपका डिवोशन पाथ टू द डिवाइन, ठीक है। भजन कीर्तन कॉलीज हमारी चल रही है, ठीक है। अब एक आइडिया आता है ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होता है, बड़े बड़े किंगडम है, ठीक है, अलग अलग ग्रुप्स आ रहे हैं, लोग वर्शिप भी करते हैं भगवान को। अब एज पीपल वर ब्रॉट टुगेदर, हमारे टाउन्स, ट्रेड, एम्पायर ग्रो कर रहे हैं। ऑल द लिविंग थिंग पास थ्रू द काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। तो उस पर क्वेश्चनिंग होनी शुरू हो जाती है। इसमें बेसिकली यही बात हो रही है कि आइडिया भगवान का आता है, ठीक है, और बुद्धा जैनिज्म में हमारा आता है। अब तो लोग चाह रहे हैं कि भाई हम भी क्यों ना भगवत गीता पढ़े। तो अब एक आइडिया आ गया कि भक्ति होनी चाहिए, जो भगवत गीता में भी डिवोट करे, कि आप डिवोटेड होनी चाहिए आपको भगवान के लिए। तो विष्णु, शिव, दुर्गा को हम सुप्रीम डिटीज़ मान रहे थे, ठीक है, उनको वर्शिप कर रहे थे। अब सारे लोग जो हैं ये बात मानने लगे कि हमारा जो लोकल मिथ है कि बिकम अ पार्ट ऑफ पुरानिक सोसाइटी, मेथड ऑफ वर्शिप में रिकमेंडेड इन द पुरानास वर इंट्रोड्यूस इन द लोकल कल्ट। लोकल कल्ट में वो वाली चीज़ें आ गई जो पुराण में बताई गई कि कैसे वर्शिप होना चाहिए। तो जो पुराण है वो ऑल्सो लेड डाउन इट वॉज पॉसिबल फॉर द डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ कास्ट। पुराण में बोला हुआ है कि जो आपको कास्ट के बेसिस पे नहीं, आप भगवान की ग्रेसेस को वैसे भी दे सकते हो। ये वाली बात बुद्धा और जैना ने भी मानी। नेक्स्ट विल हैव कि एक नया काइंड ऑफ भक्ति शुरू हो जाते हैं कहाँ पे, साउथ इंडिया में, नायर एंड अलवार्स की। सो बाय हमारा 7th to 9th सेंचुरी क्या होता है, देयर इज़ एन इमर्जेंस ऑफ नया रिलीजन। तो जो हमारे शिव को डिवोटी होते हैं उनको नायर बोलते हैं, और जो विष्णु के डिवोटी होते हैं वो अलवर्स होते हैं, और ये हर कास्ट से आ सकते हैं। तो ये होता है, वो केम फ्रॉम ऑल द कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर अनटचेबल्स लाइक पुलायर्स, पनायार्स, ठीक है। एंड दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनास। और उसके बाद वो प्रीच करते हैं अपना लव ऑफ शिव, विष्णु, ये जो भी होता है, सेलिब्रेशन की बात करते हैं। 9th and 7th सेंचुरी में हम देखते हैं कि हमारे पास ये दो कास्ट सिस्टम आ चुका होता है, भक्ति सिस्टम आ चुका है। तो बेसिकली तो ये जो आइडिया होता है लव हीरोइज्म का, वो हमारे संगम लिटरेचर में देखने को मिलता है, जो कि तमिल लिटरेचर है, कंपोज अर्ली इन द कॉमन एरा। यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ भक्तिज देखने को मिले।
नैनार और जो अलवर है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपनी चीज़ों को प्रीच करते थे। नैनार्स की बात करें तो 36 नैनार हमारे पास होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके सारे ही लोग होते हैं। अपार हमारा जो है इट्स वन ऑफ द फेमस, संभादार, सुरांदर, मानिक व सागर, ये हमारे कुछ हैं जो फेमस नैनार्स हैं। एंड देयर वर 2 सेट ऑफ कंपाइलेशन, एक तो है तेवाराम और एक है तिरुचकम, ठीक है। ये 2 हमारे क्या है आपके नैनार के बुक्स है जो फेमस है, ठीक है, जो काम है उनका सॉन्ग है जो फेमस है। देन यहाँ 12 अलवर्स, यहाँ पे क्या इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे आते हैं। तो इनकी एक डॉटर होती है पेरियार की, पेरी अलवर की एक डॉटर होती है अंडल। एंड ऑल्सो देर इज़ अ टोंड्रांडी पोंडी अलवर, ठीक है, एंड नाम अलवर, ठीक है। इनका सॉन्ग कंपाइल होता है दिव्या प्रबंधम में, ठीक है। गियोग्राफी क्या होता है, राइटिंग ऑफ द सेंट्स लाइफ के बारे में अगर कुछ लिखते तो गियोग्राफी होती थी। बिटवीन द आपके 10th एंड 12th सेंचुरी क्या होता है, चोला एंड पांड्याज आते हैं, वो आपका बिल्ड करते हैं टेम्पल अराउंड मेनी ऑफ द श्रेंट्स विजिटेड बाय योर सेंट पोइट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है व्हाट नेक्स्ट इज देयर, यू हैव फिलोसफी एंड भक्ति। तो शंकरा जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर फिलोसोफर ऑफ इंडिया एंड वाज बोर्न इन केरला एंड 18th सेंचुरी में आता है। इन्होंने एडवोकेट कर अद्वैत को एंड डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम कोड, जो कि अल्टीमेट रियलिटी के ऊपर बेसिस है। तो इन्होंने शंकरदेव की बात सुनी जो केरला से आ रहे हैं और अद्वैतवाद को बोल रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ वननेस की बात करें, अल्टीमेट रियलिटी की बात करें। इन्होंने बताया जो ब्राह्मण होता है द ओनली अल्टीमेट रियलिटी होता है, वो फॉर्मलेस होता है विदाउट एनी एट्रीब्यूट। ये इनकी बात हो गई है। रामुंजा तमिलनाडु से आते हैं 11th सेंचुरी में, ये भी इन्फ्लुएंस होते हैं अलवर्स के थ्रू। अलवर्स आपके कौन थे, विष्णु होते थे। तो तमिलनाडु में रामुंजा अलवर इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया है विशिष्ट अद्वैतवाद, क्वालिफाइड वननेस की बात करें, ठीक है। एंड इन्होंने बोला है जो रामुंजा का डॉक्ट्रिन था वो ग्रेटली इंस्पायर था क्या, कि न्यू स्टैंड ऑफ भक्ति विच वॉज नॉर्थ इंडिया में आ रही थी, ठीक है। देन यहाँ बसवाना वीराशैविज्म, तो ये हमारे तमिलनाडु के होते हैं, ठीक है। इनका कनेक्शन तमिलनाडु से होता है, तमिलनाडु में जो भी आपकी भक्ति मूवमेंट आ रही होती है, इन टर्न इनका आता है, ये आपकी वीराशैवा मूवमेंट इनिशिएट कराई जाती है बसवाना के थ्रू। एंड इनकी कंपाइलेशन होता है अल्लम प्रभु और एका महादेवी, ये इनके कंपेनियन होते हैं, ठीक है। कंपेनियन कौन, अल्मा प्रभु और एका महादेवी, ठीक है। और इनकी जो मूवमेंट होती है वो कर्नाटका में बिगिन होते हैं मिड 12th सेंचुरी में। वैष्णवा जो होती है वो आर्ग्यू करता है स्ट्रांगली कि फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल आइडिया अबाउट द कास्ट एंड जो भी विमेंस का ट्रीटमेंट होता है उसके अगेंस्ट ही होता है। दे ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअल्स, जो भी कोई रिचुअल नहीं होता, आप मन से भगवान को याद करो। ये वचनास इनका सिस्टम होता है, वचन लेकर के आया था ये वीरा विश्वा वचनास, मतलब जो इनकी जो सिंगिंग पॉइंट्स होते थे उनको वचनास बोला जाता था। तो आपका जो वैष्णवा पोइट सेंट है महाराष्ट्र के वो है ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, जो कि आपके विठाला के डिवोटी होते हैं। जो डिवोशन होता है अराउंड द लॉर्ड विठाला वो वरकारी सेक्ट ने शुरू करा था, ठीक है। एंड एम्फसाइज ऑन द पिलग्रिमेज, जो कि आपके पंढारपुर के होते हैं। जो एक कल्ट होता है विठाला का वो इमर्ज एज द पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन एंड वाज पॉपुलर अमंग्स द पीपल। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 13th to 17th सेंचुरी हमारा जो महाराष्ट्र में ये जो सेट पॉइंट है वो बहुत अच्छे से ग्रू होते हैं और सारी कंपाइलेशन आपकी मराठी में होती हैं। इम्पोर्टेंट हमारा धनेश्वर और घरणेश्वर होता है, फिर नामदेव, एकनाथ, तुकाराम रहता है। एंड कुछ वुमेन हैं जैसे कि शखुबाई। एंड फेमस हमारा कौन है, फेमस फैमिली ऑफ चोखा मेला, वो बिलोंग टू द अनटचेबल, महर कास्ट से बिलोंग कर देते हैं। और जो रीजनल ट्रेडिशनल भक्ति है वो फोकस करते हैं विठाला के ऊपर, जो कि एक फॉर्म ऑफ विष्णु है कहाँ पे, पंढारपुर में। और यहाँ पे जो पर्सनल गॉड होते हैं वो रिसाइड करते हैं हार्ट ऑफ द पीपल। जो सेम पॉइंट है, उन्होंने सारे टाइप ऑफ रिचुअलिज्म जो है उनको रिजेक्ट करा था, इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनोसिएशन एंड प्रेफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपके गुजरात में हम देखते हैं नरसिंह मेहता आता है, वो भी वैष्णव से बिलोंग करते हैं और वो लोगों का दर्द समझने की बात करते हैं। अभंग हमारी कुछ चीज़ें हैं, हमारी जो चीज़ें हैं आपके पोएम्स हैं जो कि मराठी में लिखी गई हाइम्स है बाय सेंट तुकाराम, ये हमारी लिखी है। तुकाराम की भी आपकी अभंग आती है, जनेश्वर की भी आपकी अभंग आती है। एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर पर्सन, शायद नामदेव भी आपकी अभंग से एसोसिएट कराते हैं। देन यू हैव नेक्स्ट नाथ, पंथीज, सिद्धास एंड योगेश। तो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप आए थे हमारे, ठीक है, इस पीरियड में। एंड ऑल्सो देयर इज़ वन मोर पर्सन, शायद नामदेव भी आपकी अभंग से एसोसिएट कराते हैं। देन यू हैव नेक्स्ट नाथ, पंथीज, सिद्धास एंड योगेश। तो बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप आए थे हमारे, ठीक है, इस पीरियड में।
अगर हम देखें नाथपंथीज एंड सिद्धाचार और योगीज, दे एडवोकेटेड रिन्यूसिएशन, इन्होंने एडवोकेट करा था कि रिन्यूसिएट करना पड़ेगा, आपको छोड़ छाड़ के आपको दूर जाना पड़ेगा, सैल्वेशन का पाथ लेना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा ऑन द फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी एंड रियलाइजेशन वननेस विद इन इट। फिर उसके बाद उन्होंने बात करा है कि जो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है अपने माइंड और बॉडी को थ्रू प्रैक्टिस ऑफ योग आसना कर करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन कर करके आपको अलाइन करना पड़ता है। ये जो ग्रुप होता है ये पर्टिकुलरली आपके लो कास्ट से आता था और ये क्रिटिसाइज करता था जो भी कन्वेंशनल रिलीजन है, डिवोशनल रिलीजन है जो पर्टिकुलरली फोर्स इन नॉर्थ इंडिया। अब इस्लाम और सूफीज़म की बात करें तो संत जो थे हैड मच मोर कॉमन, सूफी के साथ कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे सूफी हमारे मुस्लिम मिस्टिक्स के होते हैं, वो भी रिजेक्ट करते हैं आउटवर्ड रिलीजियसिटी को और एम्फोसाइज करते हैं लव एंड डिवोशन टू गॉड। तो जो इस्लाम है वो प्रोपोगेट करता है मोनोथिज्म को, कि सबमिशन टू वन गॉड ओनली। तो यहाँ पे 8th और 9th सेंचुरी में क्या होता है, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव के एस्पेक्ट्स के, जैसे हॉलीलो शरीयत, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, जो सूफी होते हैं उन्होंने क्या है एडिशनल डायमेंशन इस चीज़ को दे देते हैं। जो सूफी थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था क्या आपका रिचुअल सिस्टम को, रिचुअल को, कोड ऑफ बिहेवियर को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने डिमांड दे सॉट टू वो बोलते हैं कि आपको भगवान के साथ यूनियन रखना पड़ेगा, भगवान में प्यार देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात करो ग्रेट सूफी सेंट जो सेंट्रल एशिया से आए हैं, जैसे गजली, रूमी, शद्दी, ये हमारे नाथुपंथीज के जैसे हुआ करते थे। एंड इन्होंने डेवलप करा है कुछ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, जैसे जिक्र करते थे, चैंटिंग करते थे नाम के, ठीक है, कंटेम्पलेशन, साम, सिंगिंग करते थे, राग मतलब डांसिंग करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपके जो मास्टर होते थे पिर, उनकी गाइडेंस में ये सारी चीज़ें जिक्र विक्र आपका हो रहा होता था। उसके अलावा दे इमर्ज एज सिलसिलाज मतलब एक स्पिरिचुअल जेनोलॉजी थी सूफी टीचर्स की, जो कि स्लाइटली डिफरेंट थे आपके तरीका जो दूसरे अलग अलग आपके तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल, इनकी थोड़ी अलग तरीके की थी। कश्मीर में हम देखें द ऋषि ऑर्डर सूफिज्म फ्लरिश्ड 15th और 6th सेंचुरी में। पहले हमारे आते हैं शेख नुरुद्दीन वली, जिनको हम नुंद ऋषि भी बोलते हैं, एंड इनका कश्मीर के लोगों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, ठीक है। देन यू हैव बहुत सारे नंबर ऑफ सूफी सेंट्स हमने देखे सेंट्रल एशिया से हमारे आए थे, सेटल इन हिंदुस्तान 11th सेंचुरी में, ठीक है। और इनका क्या होता है, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हमारे मेजर सूफी सेंटर्स बनाए गए थे। जो चिश्ती सिलसिलास जो थे वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर के हुआ करते थे। तो जैसे हमारे एक टीचर आए ख्वाजरा मोहिद्दीन चिश्ती अजमेर में, फिर उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी दिल्ली में, फिर उसके बाद बाबा फरीद आता है पंजाब में, और ख्वाजवा निज़ामुद्दीन औलिया आता है फिर दिल्ली में, एंड देन यू हैव बंदा नवाज और गिरासुद्दीन गुलबर्ग में, ठीक है। हॉस्पाइस में अगर बात करें, ये क्या था, हाउस ऑफ रेस्ट ऑफ द ट्रैवलर, जो ट्रैवलर आता है जहाँ पर रेस्ट करते थे उस घर को बोलते हैं हॉस्पाइस, ठीक है। जो सूफी मास्टर्स होते थे उन्होंने अपनी असेंबली कराई कारखाना से हॉस्पाइस में, यहाँ पे आकर के वो अपनी असेंबलीज कराते थे। एंड डिवोटी जो होते हैं, डिवोटी ऑफ ऑल द डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग मेंबर, चाहे आपकी नोबैलिटी हो, रॉयलिटी हो, ऑर्डिनरी पीपल, वो कारखाना में आते थे, ठीक है। अब है आपके पास टॉम एंड दरगाह बनाई जाती थी, किस लिए बनाई जाती थी, ये आपकी बनाई जाती थी सूफी सेंट के लिए, बिकम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आते थे और उनका जो भी अपना फेथ से रिलेटेड होते थे। जलालुद्दीन रूमी जो है एक ग्रेट 13th सेंचुरी की सूफी पॉइंट है, जो कि ईरान से आई थी, एंड हु रोट इन आपका पर्शिया। एक नया रिलीजियस डेवलपमेंट होता है नॉर्थ इंडिया में, कब 13th सेंचुरी के टाइम पे हमने देखा कि एक नई वेव आती है भक्ति मूवमेंट की इंडिया में, और यहाँ पे हमारे पास इस्लाम है, ब्राह्मणिकल, हिंदुज़म, सूफिज़म और भक्ति, नादीपंथ, सिद्धास, योगा सब कुछ आ गया है, ठीक है। ओके, यहाँ पे है चैतन्य देव 16th सेंचुरी में बंगाल के होते हैं, ये प्रीच करते हैं सेल्फलेस लव फॉर द कृष्ण राधा। इन्हीं के बेसिस पे हमारा इस्कॉन में भी अभी कृष्ण राधा वाले चीज़ें हो रही होते हैं, दे यूज टू डांस एंड भगवान में लीन हो जाते थे। सम ऑफ देम कबीर आता है, बाबा गुरु नानक आते हैं, जो रिजेक्ट करते हैं जितनी भी ऑर्थोडॉक्स रिलीजन होते हैं उन सबको। तुलसीदास आता है, सूरदास आता है, वो एक्सेप्ट करता है एग्जिस्टिंग बिलीफ को, प्रैक्टिसेस को, बट वांटेड टू मेक कि हमें सब कुछ एक्सेसिबल होना चाहिए। तुलसीदास कंसीव्ड ऑफ गॉड इन अ फॉर्म ऑफ राम, तुलसीदास भगवान को राम के फॉर्म में बोलते हैं, इसलिए रामचरितमानस भी इन्होंने अवधि में लिखी है। उसके बाद आप देखोगे कि जो सूरदास होते थे वो कृष्णा के डिवोटेड होते हैं, जो इनका कॉम्पोजिशन है सूर सागर, सूरवली, साहित्य लहरी, वो एक्सप्रेस करते हैं उसका डिवोशन। ऑल्सो कंटेम्प्रेरी इनके थे शंकरदेव असम में, जो लेट 15th सेंचुरी में काम कर रहे हैं, और ये भी विष्णु के डिवोटी होते हैं, और ये कंपोज करता है पोएम्स एंड प्लेज असमीज में। और इन्होंने एक नामघर जैसा सिस्टम शुरू करा था जहाँ पे आपको हाउस ऑफ रिसाइटेशन मिलता था, ठीक है। एक ट्रेडिशन था सेंट्स के अंदर, जैसे दादू दयाल, रविदास, मीराबाई, ठीक है।
मीराबाई जो है आपकी राजपूत प्रिंसेस होते हैं जो मैरी करते हैं रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ में 16th सेंचुरी में। मीराबाई बिकम अ डिसिपाइल ऑफ योर रविदास, ठीक है, जो कि एक अनटचेबल कैटेगरी के इंसान, अनटचेबल कास्ट के इंसान होते हैं, बट ही बिकेम अ डिसिपाइल, ठीक है। आपके कबीर और रविदास आपके रामानंद के डिस्पल्स होते हैं और इनकी डिस्पल हो जाती है मीराबाई। फिर उसके बाद ये कृष्णा में के डिवोटी होते हैं, इन्होंने भजन्स भी लिखे हैं एंड फिर उसके बाद अपना मीराबाई ने अपना इंटेंस डिवोशन में दिखाया था, ठीक है। फिर एक यूनिक फीचर है, मोस्ट ऑफ द सेंट्स जो थे उनका काम जो है रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया है बहुत सारा और गाना की फॉर्म में है। सो ये इसलिए पॉपुलर हो गए थे क्योंकि ऑरली जनरेशन टू जनरेशन पास करे जाते थे। यूजुअली जो पुअर लोग हैं, जो डिप्राइव कम्युनिटीज़ होती थी, वेमेन होती थी, वो इन गानों को गाते थे और अपना एक्सपीरियंस लिखते थे। एक इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ म्यूज़िक जो आपका जयदेव है ऑफ बंगाल, उन्होंने कंपोज करती गोविंद गीता, क्या गीता गोविंद इन संस्कृत। ईच सॉन्ग कंपोज इन अ पर्टिकुलर राग एंड तालास, हर एक का एक राग होता है, हर एक का एक ताल होता है इसमें, ठीक है, जयदेव। फिर उसके बाद एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ दीज सेंट्स हैड अ म्यूजिक वाज यूज्ड बाय भजन कीर्तन एंड अभंग्स, ये हमने देख लिया ऊपर। देयर वाज आल्सो दिस थिंग, जो शंकरादेव थे वो डिवोटेड थे और इन्होंने एक शरणा नाम धर्मा सुप्रीम सरेंडर टू वन गॉड निकाला हुआ था, ठीक है, ये इनकी फिलॉसफी थी। द टीचिंग ऑफ शंकरदेव वो हमारी भगवत गीता भगवत पुराना के ऊपर बेसिस होता है। ही ऑल्सो एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट सतारा मोनेस्ट्रीज इन्होंने बनाई थी और सतारा में क्या होता था आपका सतारिया डांस भी होता था, सतारिया डांस भी होता था। ऑल्सो इन्होंने कंपोज करती कीर्तना घोष। नेक्स्ट यू हैव कबीर। कबीर जो है आपके 15th और 16th सेंचुरी में आए थे और ये जो है आपके मुस्लिम फैमिली जूलास और वीवर से आते हैं, ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहाँ पे? सिटी ऑफ बनारस में। और ही गेट टू नो ऑफ हिज आइडिया ऑफ द वास्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेस साखी एंड पद। साखी सबके दोहा होता है, तो पद मतलब कि लॉन्गर फॉर्म ऑफ योर पोएम्स। इनके गुरु जो हैं सम ऑफ दीज वर लेटर कलेक्टेड। हाँ, इनका जो काम है आपको गुरु ग्रंथ साहिब में पंचवानी में देखने को मिल जाए। पंचवानी आपके दादू पंथीज की होती है और ग्रंथ तो आपकी होती है सिख की। बिजाक में भी इनका काम कंपाइल है आफ्टर हिज डेथ। इनके कबीर पंथीज ने इनका काम कंपाइल करता। जो कबीर के टीचर्स थे वो बेस्ड टीचिंग जो थी वो कंप्लीट इंडीड रिजेक्ट करती थी जो भी रिलीजियस ट्रेडिशन होता है। ये ओपनली बोलते थे जितना भी फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप है, चाहे ब्राह्मणिकल हो, हिंदुज़म में, सब बेकार है, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोइट्री वॉज हिंदी एंड ये आपके ऑर्डिनरी लोगों को समझ आती थी। कबीर जो है वो फॉर्मलेस भगवान में बिलीव करते थे। ऑल्सो प्रीच ओनली वन पाथ टू सेलिब्रेशन, जो कि भक्ति है, ठीक है। फिर गुरु नानक जी आते हैं। गुरु नानक जी 1469 टू 1539 तक आते हैं, ठीक है। ये काबिर देन अबाउट द कबीर, सॉरी, ये हमारे तलवंदी नानका साहिब जो है आपको पाकिस्तान में, वहाँ पे बॉर्न हुए थे। फिर इन्होंने ट्रैवल करा करतारपुर, दादा डेरा बाबा नानक ऑन रिवर रावी, ठीक है, वहाँ पे वो वर्शिप करे गए हैं। दैट कंसीडर द सिंगिंग ऑफ हिज ओन हाइम्स, अपनी हाइम्स गाते थे वहाँ पे। और यहाँ पे लंगर वाला सिस्टम, कॉमन किचन वाला सिस्टम यहाँ से ही शुरू हो जाता है। सैक्रेड स्पेस रखेंगे हम, जो कि क्रिएट करा था गुरु नानक साहिब ने, जिसको हम धर्मशाल बोलते थे, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गुरुद्वारा। इनकी डेथ से पहले, बिफोर इट डेथ इन 1539, गुरु नानक ने अपॉइंट करा था अपने एक फॉलोवर, अपना सक्सेसर, जिसका नाम है लेहना। लेहना इज ऑल्सो नोन एज गुरु अंगद। गुरु अंगद जो है वो ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ, ठीक है। जो अंगद है वो कंपाइल करता है आपका कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक नया स्क्रिप्चर निकाला गुरुमुखी, तो गुरुमुखी अंगद ने लाइक कर गई है। अंगद की स्पेलिंग क्या होती है? अंगद, ठीक है, अंगद लेकर के आए हैं। फिर उसके बाद इनके सक्सेसर होता है अब गुरु अंगद ऑल्सो रोट द नेम नानक। एंड इनके बाद कंपाइलेशन आते हैं। गुरु अर्जुन जो होता है 1604 में वो कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी जाती हैं। शेख फरीद, संत कबीर, भगवत नामदेव, गुरु तेज बहादुर, इन सब के बारे में कंपाइल कराता है। 1706 में एक कंपाइलेशन आती है जो कि आपकी ऑथेंटिकेटेड बाय गुरु तेज बहादुर के सन और सक्सेसर जो कि गुरु गोविंद सिंह होते हैं। तो अब एक गुरु ग्रंथ साहिब आते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब आपके फाइनल फॉर्म होते हैं जो गोविंद जी ने बना दिए हैं, ठीक है। गोविंद जी आपके तेज बहादुर के बच्चे होते हैं। द नंबर ऑफ द गुरु नानक के जो फॉलोवर वो इंक्रीज होते हैं 16वीं सदी में और अंडर हिज सक्सेशन। तो ये बिलोंग करते थे एक कास्ट को, बट ट्रेडर, एग्रीकल्चर, आर्टिशन, क्राफ्ट पर्सन प्रीडोमिनेंटली। एंड यहाँ पे क्या है कि ये इंसिस्ट करते थे फॉलोवर मस्ट बी हाउस होल्ड, ठीक है, और अडॉप्ट करो अपना प्रोडक्टिव एंड यूजफुल ऑक्यूपेशन को। ऐसा कुछ नहीं, आपको रिनाउंसिएट करना है।
बाय द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी जो टाउन है रामदासपुर अमृतसर में, वो डेवलप हो गया था आपका सेंट्रल ऑफ गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल जहाँ पे है। फिर सेल्फ गवर्निंग हो गया था यहाँ पे। ये मॉडर्न हिस्टोरी रेफर्स टू द अर्ली 17th सेंचुरी। जो सिख कम्युनिटी है वहाँ पे एक स्टेट, अपनी खुद की स्टेट बनाई, स्टेट विद इन अ स्टेट, ठीक है। और यहाँ पे जहांगीर के टाइम पे क्या होता है, पोटेंशियल थ्रेट था, ये ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ अर्जन को मारने की बात 1606 में कर दी गई थी। तो जो सिख मूवमेंट वहाँ पे शुरू हो जाते, पोलिटिसाइजेशन हो जाते चीज़ों का। और यहाँ पे एक खालसा जो ट्राइब है, खालसा जो क्लैन है वो आते हैं। खालसा बाय गुरु गोविंद सिंह ने शुरू करते 1699 में। जो कम्युनिटी होती है सिख की, वो खालसा पंथ होती हैं और वो पॉलिटिकल एंटिटी बन जाती है। हिस्टोरिकल सिचुएशन बदलती है 16वीं 17वीं सदी के बाद। इन्फ्लुएंस होता है डेवलपमेंट आपका सिख मूवमेंट का आता है। जो आइडिया था बाबा गुरु नानक के, हमारा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए, वो अब यहाँ से शुरू होते हैं। एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिपिंग वन गॉड, ठीक है। ये इंसिस्ट करते कास्ट क्रीड जेंडर जो सब इररेलेवेंट है, और ये लिबरेशन में बिलीव करते थे। ऑल्सो इन्होंने बोला ही यूज द टर्म नाम दाम ईशान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। नाम जप की बात करें, कीर्तन करने की बात करें, वंड चकना की बात करें। ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट बिलीव एंड वर्शिप एंड ऑनेस्ट लिविंग एंड हेल्पिंग अदर्स। इक्वालिटी में बिलीव करते थे, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन में बिलीव करते थे आपके गुरु नानक जी। फिर उसके बाद यू सी कि हमारे जो पार्शली एक्सप्लेन करता है डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर ऑफ गुरु नानक एंड हिस्ट्री फॉलोड बाय द अदर रिलीजियस फिगर इन द डिस्कवरी। ओके फाइन। एक और चीज़ है मार्टिन लूथर एंड रिफॉर्मेशन 16th सेंचुरी में। अगर यूरोप में हम देखें तो हमारा क्रिश्चियनिटी आ गई थी, ठीक है, वॉज देयर। तो हमारा रोमन कैथोलिक चर्च भी अपना टीचिंग में लग गए थे बाइबल की में। एक चीज़ में मिस्ड आउट ऊपर हमने एक चीज़ मिस करी है, नहीं करी कुछ भी। चलो, ये थी आपकी भक्ति मूवमेंट के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका मेकिंग ऑफ रिलीजियस कल्चर, रीजनल कल्चर। तो हमारा वी रेफर टू द पीपल एज तमिल एंड उड़िया। क्यों? क्योंकि वो तमिल और उड़िया लैंग्वेज बोलते हैं। तो सिमिलरली ऐसे हमारे रीजनल सेंटर्स बने हुए हैं। चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो चेरा हमारा जो किंगडम है महादोयापुरम, वो इटेब्लिश हुआ था 19th सेंचुरी में। साउथ वेस्टर्न पार्ट जो हमारा केरला का है, यहाँ पे मलयालम बोली जाती थी। जो रूलर थे वो इंट्रोड्यूस करे थे उन्होंने मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट लेकर के आए थे। इनफैक्ट जो वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल है ऑफ द यूज ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस इन ऑफिशियल रिकॉर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। ये हमारी वन ऑफ द रीजनल, जो सबसे पहले मलयालम मतलब कोई भी लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज यूज़ करी गई है किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में, वो उसका एग्जाम्पल मलयालम लैंग्वेज है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो चेरास हैं उन्होंने संस्कृत ट्रेडिशन को लेकर के आया। उन्होंने टेम्पल थिएटर्स बनाए केरला में, और यहाँ पे क्या होता है, ये अपनी स्टोरीज बोरो कर रहे हैं संस्कृत की एपिक्स से। पहला लिटरली वर्क मलयालम में जो है आपके 12th सेंचुरी में हुआ था एंड डायरेक्टली इंडेटेड टू संस्कृत। इंटरेस्टिंगली 14th सेंचुरी में क्या होता है, आपका ललितकम डीलिंग विद द ग्रामर एंड पोएटिक कंपोज करती है एक मनी परवलम, लिटरली डायमंड एंड कोरल्स रेफरिंग टू द टू लैंग्वेज संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। ये ललित कलम हम आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। देन यू हैव रूलर एंड द रीजनल ट्रेडिशन। जगन्नाथ कल्ट आया आपका। जगन्नाथ कल्ट कहाँ पे आता है, अपना पूरे उड़ीसा में विष्णु जी का होता है। लोकल ट्राइब जो होते हैं वो एक वुडन इमेज बनाते थे डीटी की, ठीक है, बोलते थे कि ये ओरिजिनल हमारे लोकल गॉड है और ये हमारे विष्णु जी हैं। 12वीं सदी में क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट रूलर आता है गंगा डायनेस्टी का, जिसका नाम है अनंत वर्मन। ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे मैं टेम्पल बनाऊंगा फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी एट द पुरी। सब्सिक्वेंटली 1230 में क्या होता है, नंग भीम 3 डेडिकेट करता है अपना किंगडम टू दिस डीटी और प्रोक्लेम करता है अपने आप को कि मैं इसका डेप्यूटी हूँ इन भगवान का। जैसे ही टेम्पल को इंपॉर्टेंस मिलती है, पिलग्रिम सेंटर बनता है, ये अथॉरिटी आते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर ऑल्सो इंक्रीज। जो भी उड़ीसा को कॉन्कर करता था, मुगल ने भी ये सोचा, मराठा ने भी ये सोचा, इंग्लिश ने भी ये सोचा, तो उनका लोगों में इन्फ्लुएंस अच्छा होता था। कंपनी अटेम्प्टेड टू द गेन द कंट्रोल ऑफ द टेम्पल एंड दे फेल दैट जो यहाँ पे रूल करेगा उनको लोकल लोग भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर है द राजपूत एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। 19th सेंचुरी में क्या होता है, हमारा प्रेजेंट डे राजस्थान में राजपूताना आ जाता है बाय दी राजपूताना, जिनको आपके ब्रिटिश बोलते थे। तो जो राजपूत यहाँ पे होते हैं मेनली ओनली पार्टली ट्रू, क्योंकि यहाँ पे और भी ग्रुप्स रहते थे। एंड दिस इज़ इट। जो कल्चर ट्रेडिशन है वो हमारा बहुत अच्छा था। यहाँ पे 8th सेंचुरी में हम देखें, जो अब आज का राजस्थान है, वहाँ पे राजपूत फैमिली थी एक। जो पृथ्वीराज है वो एक रूलर हुआ करते थे उस फैमिली से, एंड ही चेरिश द आइडिया ऑफ हीरो एंड हु फॉट वॉलंटरीली एंड चूज डेथ ओवर द बैटलफील्ड में जिसने मरना मंजूर समझा, ठीक है। उनको बहुत ब्रेवरी उनके किस्से हैं।
वुमेन ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड इन बोथ लाइफ एंड डेथ, ठीक है, जैसे सती कर लेते, इमोल्टेशन आपका ये सारे काम करा करती थी वुमेन्स भी। भुवनेश्वर, मेरवार, जोधपुर, बीकानेर, हिमाचल, शिमला, जयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, लखनऊ, अवध, केरला। अब यहाँ पे बियॉन्ड द रीजनल फ्रंटियर द स्टोरी ऑफ कथक। कथक हमारा आया एसोसिएटेड था विद सेवरल पार्ट ऑफ योर नॉर्थ इंडिया। जो कथक की टर्म है वो कंठा से आती है, कंठा आपका संस्कृत वर्ड होता है, ठीक है। जो कथक है वो ओरिजिनली कास्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग थी। टेम्पल्स में जैसे स्टोरी बताई जाती है उसका जरिया था, जेस्चर्स एंड सॉन्ग जो कथक में होते हैं। जो कथक है बिगेन इवॉल्विंग इन द डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस इन द 15th एंड 16th सेंचुरी, और ये हमारे भक्ति मूवमेंट के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। जो लेजेंड राधा कृष्णा है वर इनेक्टेड, इनके पॉपुलर रास लीला दिखाई जाती है कथक की स्टोरीज़ में। जो मुगल एम्परर है वो कथक को अपनी कोर्ट में परफॉर्म कराने लगे, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म ऑफ डांस भी बदल गया। सब्सिक्वेंटली जो डेवलपमेंट होती अलग अलग घरानाज की, तो वन ऑफ द कोर्ट हमारा राजपूत का हुआ था, एक लखनऊ का हुआ करता था। अंडर द पैटर्न जो वाजिद अली शाह जो नवाब थे अवध के, वहाँ पे एक अलग मेजर आर्ट फॉर्म जनरेट हुए। तो थर्ड क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में क्या होता है, यहाँ पे आपका जो डांस होता है फॉर्म नॉट ओनली इन दीज 2 एरिया बट हमारे एडजॉइनिंग एरियाज में भी डांस फॉर्म होने लगा। रैपिड फुटवर्क यहाँ पे रहता है, कॉस्ट्यूम बहुत इलेबरेटेड होता है, एज वेल एज यहाँ पे स्टोरीज़ भी बताई जाती हैं। कथक जो होता है आपका कल्चरल प्रैक्टिस बन गया था, एंड ये आपका क्या डिसफेवर बाय योर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन 19th एंड 20th सेंचुरी। हाउएवर ये फिर भी रहा, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्लासिकल डांस फॉर्म में अगर हम देखें तो इन्होंने बात करी है कि जो भी हमारी होती है, जो अच्छी स्किल्स होते हैं क्लासिकल बिकम परफॉर्म्ड जो रूलर्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट आर लेड। कुछ रूल्स होते हैं उसके तरीके से वो परफॉर्म करा जाता है। एंड रिमेंबर दैट द मेनी डांस जो होता है फॉर्म बेस्ड फोक के बेसिकली शुरू होते हैं, जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरला का, उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी आपका मणिपुर का। देन यू हैव मिनिएचर पेंटिंग की बात हो रही है, तो आपके ये जो पेंटिंग्स हैं आपका अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ पैटर्नाइज करते थे स्किल्ड पेंटर्स को उस टाइम पे। मैन्युस्क्रिप्ट पे हिस्टोरिकल अकाउंट्स में उनको पेंटिंग्स बनवानी होती थी। जैसे मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता, जो पेंटर्स थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे, तो राजपूत की कोर्ट में भी जाते, डेक्कन में भी जा रहे थे। जो पोर्ट्रेट सी रूलर की एंड द कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द जो मुगल का एग्जाम्पल है। बिसाइड थीम्स माइथोलॉजीज पोर्ट्रीज भी बताई जाती थी, और ये हमारे कुछ सेंटर्स हैं। मिनिएचर जो पेंटिंग है बहुत अब क्या है, एक जो दूसरा रीजन जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग अट्रैक्ट हुई थी वो थी हिमालय के फुटहिल्स, हिमाचल जो आज का है। तो लेट 17th सेंचुरी में द रीजन हैज़ डेवलप्ड बोल्ड एंड इंटेंस सीन ऑफ मिनिएचर, जिसको हम बोलते हैं पेंटिंग कॉल बसोली। बसोली इज़ वन ऑफ योर मिनिएचर पेंटिंग का स्टाइल। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे महाराणा राम सिंह 2 जो है होली खेल रहा है, राजपूत मिनिएचर या कोटा की है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट ऑफ दिस पेंटिंग वॉज भानुदत्त की राम मंजारी। नादिर शाह का इन्वेजन होता है दिल्ली में 1739 में, रिजल्ट इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिशंस, वो अपने हिल्स वाले एरिया में चले जाते हैं। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग हमारा शुरू होता है मिड 18th सेंचुरी में। क्या होता है, जो कांगड़ा आर्टिस्ट होते हैं वो एक नया स्टाइल डेवलप करते हैं, न्यू स्पिरिट इन द मिनिएचर पेंटिंग। यहाँ पे इंस्पिरेशन वैष्णवाइट ट्रेडिशन से भी ली जाती है और ब्लू एंड ग्रीन कलर का यूज़ करा जाता है। बंगाल में अगर हम देखें तो बंगाली जो है इज़ नाउ रिकॉग्नाइज लैंग्वेज फ्रॉम द संस्कृत ओनली। 3rd और 4th सेंचुरी में कॉमर्शियल टाइज हमारे होते थे बंगाल और मगध के, ठीक है, यहाँ पे संस्कृत का इन्फ्लुएंस हुआ था। 4th सेंचुरी में क्या होता है, गुप्ता आते हैं, गुप्ता इसको एक पॉलिटिकल कंट्रोल दे देते हैं और यहाँ पे ब्राह्मण्स का सेटलमेंट शुरू हो जाता है। 7th सेंचुरी में चाइनीज़ यूआंगजांग जब आता है यहाँ पे तो लैंग्वेज देखते हैं इज़ रिलेटेड टू संस्कृत ओनली। 8th सेंचुरी में जो बंगाल होता है वो एक रीजनल किंगडम बन जाता है अंडर पाला। 14th एंड 16th सेंचुरी में जो बंगाल होता है वो सुल्तान के अंडर आ जाता है और इंडिपेंडेंट रूलर हमारे ऑफ रूलर इन दिल्ली। जब अकबर आते हैं वो कॉन्कर करते हैं 1586 में बंगाल को और यहाँ पे इसको बंगाल सूबा बना के चले जाते हैं। वाल जो पर्शियन होते हैं वो लैंग्वेज रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, लेकिन बंगाली फिर भी हमारी रीजनल लैंग्वेज रहती है। 15th सेंचुरी में क्या होता है, जो बंगाली ग्रुप होता है, जो डायलेक्ट होता है वो हमारा कॉमनली यूज़ करा जाता है, स्पोकन बाय द पीपल। बंगाली ड्राइव फ्रॉम संस्कृत। अर्ली बंगाली लिटरेचर डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी, एक तो होता है एक जो संस्कृत से आई है और दूसरी जो इंडिपेंडेंट आई है। जो संस्कृत से आई है वो है मंगला काव्यास, लिटरली ऑस्पाइस पोएम्स जो होती हैं। दूसरी होती है भक्ति लिटरेचर जो कि हमारे चैतन्य महाप्रभु वैष्णव भक्ति में बात करते हैं। सेकेंड इंक्लूड्स दी आपकी नाथ लिटरेचर सच एज आपकी मायनामती,
गोपी चंद्रा, ये जो स्टोरीज़ है ये वर्शिप करते हैं धर्म ठाकुर को, एंड फेरी टेल्स है, ठीक है। सेकेंड हमारी हो जाती है, पहले हमारी देख ली हमने। फर्स्ट हमारा आता है ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत, जैसे मंगल काव्यास, ठीक है, मंगल काव्यास। एंड आपकी भक्ति लिटरेचर, जैसे आपके चैतन्य महाप्रभु की बायोग्राफीज, ठीक है। सेकंड में आती है नाथ की लिटरेचर। नाथ लिटरेचर में क्या है, मायामती, देन गोपी चंद्रा जो कि वर्शिप करते हैं धर्म ठाकुर को। देन यू हैव, अगर हम ये धर्म ठाकुर वाली बात करें तो जो नाथ थे ये हमारे योगिक प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहता है, हमने नाथपंथी ऊपर देखे हुए थे। सेकेंड कैटेगरी सर्कुलेटेड ओरली एंड कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब, ये जो सेकेंड कैटेगरी है इसको हम प्रिजर्व नहीं कर सके, ठीक है। फिर है पिर एंड टेम्पल्स। 16th सेंचुरी में क्या होता है, लोग माइग्रेट करने लगे थे बहुत ज़्यादा नंबर में फ्रॉम लेस फर्टाइल एरिया टू योर फॉरेस्ट मार्शल एरियाज। बंगाल की ही बात चल रही है, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक पर्शियन बर्ड होता है स्पिरिचुअल गाइड के लिए, तो जैसे वो ईस्टवर्ड जा रहे थे उन्होंने फॉरेस्ट क्लियर करा, लैंड को राइस कल्टिवेशन के अंडर लेकर के आए। तो इसमें इटाब्लिशमेंट, दिस कंसाइडेड विद इटाब्लिशन मुगल का भी कंट्रोल बंगाल के ऊपर आ रहा था, जो कैपिटल था इन द हार्ट ऑफ द ईस्टर्न डेल्टा ढाका में। ऑफिशियल्स और जो फंक्शनरीज तो वो डेटा रिसीव करते थे लैंड को, और मॉस्क दैट सर्व्ड द सेंटर ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्सो यू सी कि यहाँ पे क्या होता है, हमारे देवर कुछ लीडर होते थे, कम्युनिटी लीडर जो फंक्शन करते थे एज अ टीचर एंड एजुकेटर एंड समटाइम्स एस्क्राइब विद द सुपर नेचुरल पावर्स। पीपल रेफर टू देम एज एन अफेक्शन एंड रिस्पेक्टेड देम एज पेपर बना लिया था उनको। एनिमिज्म क्या होता है, एट्रीब्यूशन होता है लिविंग सोल टू द प्लांट्स एंड एनिमेटेड ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल फिनोमिनास। एक टर्म होती है सेंता सूफी, ये हमारे रिलीजियस पर्सनैलिटी से एसोसिएटेड होते हैं। कल्ट ऑफ पिर जो होती है बिकम वेरी पॉपुलर एंड देयर स्ट्रेंथ्स वर फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल ऑल्सो विटनेस द बंगाल टेम्पल बिल्डिंग स्पियर्स फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी। ऑल्सो हमें लगेगा यहाँ पे कोल्लू की बात हो रही है, कोल्लू मतलब ऑयल प्रेसर की, कंसारी मतलब वेल मेटल्स की भी बात हो रही है। देन यू हैव कृष्णा विद गोपीज टेराकोटा प्लेग फ्रॉम द श्याम मार्ग टेम्पल विष्णुपुरा। यहाँ पे ये कृष्णा, ये सारी आपकी गोपियाँ हैं। टेम्पल बिगिन टू कॉपी द डबल रूफ और 4 रूफ स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। ये भी हमारा बांग्ला डोम शुरू हो गया था। द एवोल्यूशन टिपिकल बंगाली स्टाइल इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद कंपैरेटिव हम देखें तो 4 जो रूफ स्ट्रक्चर था और 4 ट्रायंगुलर रूफ जो थी प्लेस्ड ऑन 4 वॉल्स मूव अप टू कन्वर्ज ऑन अ कर्व लाइन और पॉइंट, वो कन्वर्ज होते थे एक पॉइंट पे। जो टेम्पल यूजुअली बिल्ट ऑन द स्क्वायर प्लेटफॉर्म, और उसके बाद जो इंटीरियर होता था वो रिलेटिवली प्लेन रहता था, वेयर एज जो आउटर वॉल्स होते थे वहाँ पे डेकोरेशन हुआ करते थे। इस तरीके से हमारा बंगाली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रहता था। इन सम टेम्पल्स पर्टिकुलरली जैसे विष्णुपुर में हमारा बकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में हमने देखा डेकोरेशन रीच द हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। फिश एज अ फूड, फिश हमारे ब्राह्मण को अलाउड नहीं होता तो खाने के लिए, बट हम क्या है ब्राह्मण को, जो आपके बंगाल ब्राह्मण है उनको फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट्स देकर अलाउ कर देता है। बिहाराज हमारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज होते थे, डिपिक्टेड द सीन ऑफ द फिश बीइंग ड्रेस्ड एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट। तो ब्राह्मण को खाना नहीं अलाउड होता था, लेकिन ये रिलैक्सेशन बंगाली ब्राह्मण को दिए हुए थे। बृहा धर्मा पुरानास 13th सेंचुरी की संस्कृत टेक्स्ट है, जो कि बंगालीज को परमिशन देती है, लोकल ब्राह्मण्स को, कि आप ईट खा सकते हो कुछ सम सर्टेन टाइप ऑफ योर फिश वेराइटीज़। दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस थिंग। लास्ट चैप्टर हमारा रहता है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। तो हमने देखा यहाँ पे सिख आ गए, जाट आ गए, अवध आ गए, बंगाल आ गए, मलबास आ गए, गुजरात आ गया, मराठास एंड हैदराबाद इंडिपेंडेंट स्टेट्स हमारी आ चुकी हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे पहले फर्स्ट 18th सेंचुरी में 1707 से औरंगजेब मर जाते, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में। क्राइसिस आ रहे होते हैं, ठीक है, मुगल में। तो हमारा एम्परर औरंगजेब जा चुका है, डिप्लीटेड द आर्मी एंड आपका फाइनेंस रिसोर्सेज ख़त्म करके ही जाता है ये, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मनसबदार हमारे होते हैं पावरफुल बन जाते हैं, वो नोबल्स अपॉइंटेड एज द गवर्नर, सूबेदार जो बनाए गए हैं वो कंट्रोल ले लेते हैं, ऑफिस ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी, फौजदार। एंड यहाँ पे क्या होता है, द गेम द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इनके पास पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पावर आ जाती है, और वो अपना जो एरिया जहाँ के वो गवर्नर होते हैं वहाँ पे कंट्रोल ले लेते हैं, और उन प्रोविंसेस को अपना बना करके वहाँ पे कैपिटल का जो रेवेन्यू वो डिक्लाइन होने लग जाता है। जो पीजेंट और रिबेलियन होता है, ज़मींदार होता है, रिबेल करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिवॉल्ट्स होने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स माउंट करा जा रहा था उन पर। मुगल अथॉरिटी हैज़ बीन चैलेंज बाय द रिबल ग्रुप्स, ठीक है। और ये जो ग्रुप्स होते हैं नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द रीन कंसोलिडेटेड पोजीशन। तो जो मुगल एम्परर था आफ्टर औरंगजेब वर अनेबल टू अरेस्ट दिस ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ द पॉलिटिकल चेंजेस।
नेक्स्ट यू हैव, अगर हम देखें तो नादिर शाह का भी इन्वेजन होता है, वो प्लंडर करता है दिल्ली सिटी को 1739 में और यहाँ से बहुत सारी वेल्थ लेकर के चला जाता है। जो इन्वेजन होता है उसके बाद हमारे रेड्स आते हैं, बहुत सारे अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली भी आते हैं, इन्वेड करते हैं नॉर्थ इंडिया को 5 बार 1748 से 61 में 5 टाइम वो इन्वेड करते हैं, 5 टाइम्स। नादिर शाह अटैक करते हैं दिल्ली को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ऑलरेडी अंडर सेवरल प्रेशर जो हमारे हर तरीके से आ रहा था, तो ये हमारा वीकन तो होना ही था। और उसके बाद वो डिवाइड हो जाते हैं, दे वर डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स, एक तो हमारा ईरानीज़ है और एक तुरानीज़ है, ठीक है। तो फॉर लॉन्ग टाइम जो लेटर मुगल एम्परर थे वो पपेट रहते हैं इन द हैंड ऑफ द, इन दोनों में से एक किसी ग्रुप का। वर्स्ट चीज़ें तब होती है जब 2 मुगल एम्परर फर्रुखसिहार एंड आलमगीर, वो उनको असैसिनेट कर दिया जाता है, एंड 2 अदर अहमद शाह एंड शाह आलम II, वो ब्लाइंडेड बाय देन नोबल्स, ठीक है। नया स्टेट का इमर्जेंस कब होता है कि 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर ग्रेजुअली कम होता रहता है, फ्रेगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है। जो स्टेट होती है दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस जैसे अवध, बंगाल, हैदराबाद, अब इन पे क्या है, जो इनके गवर्नर्स थे उनका रूल होने लग जाता है। ये फॉर्मली नहीं टूटते हैं बट यहाँ पे जो है आपके गवर्नर रूल करते हैं। स्टेट हैड एंजॉयड द कंसीडरेबल इंडिपेंडेंस भी उनके पास होता है, वतन जहांगीर इनको मिलता रहता है। वर्ग दीज इंक्लूडेड द सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़ ऑल्सो। तो एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा हमारा ये कि द लास्ट ग्रुप इंक्लूड द स्टेट, जो कि हमारा मराठा, सिख और जाट्स के कंट्रोल में होती है। जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस होते हैं अमंग्स द स्टेट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ द ओल्ड मुगल 18th सेंचुरी में, जैसे अवध आ गया, बंगाल, हैदराबाद, ये 3 स्टेट थी हमारी। ऑल दिस थ्री स्टेट फाउंडेड बाय द नंबर ऑफ मुगल नोबिलिटीज़ जो है इनको बना रही है। जैसे शहादत खान ने अवध बनाया, मुर्शद कुली खान ने बंगाल बनाया, अशरफ जहाँ ने हैदराबाद बनाया। ये तीनों ही ऑक्यूपाई करते थे हाई मनसबदारी पोजीशन। लेटर इनका पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंस था एम्परर का। जो असफ शाह और मुर्शद कुली खान है उनके पास जाट रैंक थे 7000 के और शहादत खान के पास 6000 के। हैदराबाद हम देखें, निज़ामुल मुल्क और असफ खान इसके फाउंडर होते हैं 1724 में, 1748 में ये इसको स्टेट बनाते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये फर्रुखसिहार के टाइम की बात होती है। तो ही वॉज इंटरेस्टेड फर्स्ट विद दी गवर्नरशिप ऑफ अवध, और उनको अवध की गवर्नरशिप दी जाती है। उसके बाद उनका डेक्कन का चार्जेस दे दिया जाता है। अशरफ जहाँ क्या है कंट्रोल ले लेते हैं 720 और 22 में पॉलिटिकल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, और फिर उसके बाद अपनी पावर यहाँ पे गैदर करते हैं। अशरफ शाह के पास स्किल्ड सोल्जर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और ये यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी देखते हैं साउथ में, और ये यहाँ पे अपॉइंट करते हैं मनसबदार और ग्रांट करते हैं जहांगीर। इसके बाद भी ये अभी भी सर्वेंट है मुगल एम्परर के, ये रूल करते हैं इंडिपेंडेंटली बट स्टिल ही वॉज नॉट फॉर्मली अलग। देन मुगल एम्परर मेयरली कन्फर्म द डिसीजन ऑलरेडी टेकन बाय निज़ामुल मुल्क। तो अब जो स्टेट है अवध की, हैदराबाद की, वो कॉन्स्टेंटली इंगेज होती है कुछ स्ट्रगल्स में। किसके साथ? मराठा, जैसे वैसे मराठा तंग कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट तेलुगु वॉरियर नायकास भी हमारे हारे थे, तो इनसे हमारी लड़ाई चल रही थी। तो जो रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरिया कोरोमंडल कोस्ट का, उस पर कंट्रोल पाने के लिए निज़ाम ने पाना चाहते हैं इन द ईस्ट वर चेक बाय द ब्रिटिश एंड हु वर बिकमिंग इंक्रीजिंग पावर इन दैट एज। तो ब्रिटिश ने वहाँ पे चेक करा, ठीक है। तो यहाँ से इश्यूज अराइज हो गए। अवध हम देखें, बुरहा उल मुल्क शहादत खान अपॉइंट करे जाते हैं सूबेदार, ठीक है, अवध के 1722 में। लेकिन फिर ये स्टेट बना लेते हैं इसको आफ्टर ब्रेकिंग अप विद दी योर मुगल एम्परर। तो अवध जो है प्रॉस्पीरियस रीजन बन जाता है आपका। और यहाँ पे क्या है, जो ये बुर उल मुल्क है, बुरहा उल मुल्क ऑल्सो हेल्ड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ, यहाँ पर सूबेदारी भी, दीवानी और फौजदारी भी इनके पास होती है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, मिलिट्री फंक्शन जो अवध का रहता है। तो यहाँ पे क्या है, मुगल इन्फ्लुएंस कम हो जाता है और यहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस जो ज़्यादा हो जाता है। ये जो है जहांगीर को भी कम कर देता है और अपॉइंट करता है अपना खुद का लॉयल सर्वेंट इस पोजीशन पे। जो अकाउंट होता है जहांगीरदारी का, वो चेक करा जाता है टू प्रिवेंट द चीटिंग्स एंड रेवेन्यू ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स वर रीअसेस्ड। फिर हम देखते हैं एक स्टेट डिपेंडिंग ऑन द लोकल बैंकर एंड महाजन्स फॉर द लोन, इट्स सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस टू द हाईएस्ट बिडर। हाईएस्ट बिडर को दे देता है कि जो हाईएस्ट बिडर है उसको मैं राइट दे दूंगा कि आपको टैक्स कलेक्शन करना है। जो रेवेन्यू फार्मर्स होते हैं, जहाँ इजरादारी अग्री टू पे द स्टेट अ फिक्स सम, एक फिक्स सम ऑफ मनी देना पड़ेगा। तो लोकल बैंकर गारंटी करते द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू द स्टेट। इन रिटर्न जो रेवेन्यू फार्मर होता था वो कंसीडरेबल फ्रीडम दिया जाता है उसको कि आप असेसमेंट कर सकते हो, कलेक्शन कर सकते हो टैक्सेस का। उसने कुछ सोशल ग्रुप्स बनाए, मनी लेंडर्स का, बैंकर्स का, जो इन्फ्लुएंस कर रहा था मैनेजमेंट ऑफ द रेवेन्यू सिस्टम अवध में। बंगाल की अगर सिचुएशन देखें तो यहाँ पे हमारा जो मुर्शद कुली खान है, जो कि नायब डिप्टी बनाया गया था, गवर्नर बनाया था इस प्रोविंसेस का, ऑल्दो नेवर फॉर्मली सूबेदार, मतलब ये बस नायब डिप्टी बनाया गया था। उन्होंने क्या है कि सारी पावर सीज कर ली।
जैसे हैदराबाद और अवध ने करी थी। एक इन एन एफर्ट टू रिड्यूस द मुगल इन्फ्लुएंस, जो बंगाल है वो ट्रांसफ़र करते हैं जितनी भी मुगल जागीरदारी है टू उड़ीसा, एंड ऑर्डर अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाए कैश के फॉर्म में, एंड स्ट्रिक्टनेस हमारे ज़मींदार पे लगाई गई। दोज अनेबल टू पे, उनको क्या है अपनी लैंड बेचनी पड़ेगी लार्ज ज़मींदार को। तो इस तरीके से हमारे 8th सेंचुरी में हमारा बंगाल हमला बन जाता है। अवध और जो आपका हैदराबाद होता है ये भी बन जाता है। वॉज एविडेंट इन बंगाल अंडर द रूलर ऑफ अलीवर्दी खान। ड्यूरिंग हिज रेन जो बैंकिंग हाउस होता है जगत सेठ का, वो बहुत एक्सट्रीमली प्रॉस्पेरियस हो जाता है। मुगल नोबल्स दे वर हाईली और सस्पिशियस कि क्या कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हमारा कुछ तो चल रहा है, दैट हैज़ इनहेरिटेड इन पर्टिकुलरली द जहांगीरदारी सिस्टम। सेकेंडली जो मेथड होता है टैक्सेशन का वो डिफरेंट होता है वहाँ से, रादर दे रिलाइंग अपॉन द ऑफिसर फॉर द स्टेट। ऑल द 3 रिजीम्स क्या है वो कंट्रैक्ट करती है रेवेन्यू फार्मर्स को, और क्या करती है द प्रैक्टिस ऑफ इजरादारी थोरोली डिसअप्रूव बाय द मुगल्स स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया इन द 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी में क्या है इजरादारी सिस्टम जो है प्रैक्टिस वो बढ़ जाती है इंडिया में। इसका इम्पैक्ट ये होता है जो कंट्री साइड डिफर्ड कंसीडर विद द थर्ड कॉमन फीचर इन ऑल दीज रीजनल स्टेट इज दैट जो रीजनल रिलेशनशिप थी रिचर बैंकर और मर्चेंट की वो अच्छी खासी थी यहाँ पे। तो मैनी राजपूत रूलर हैड एक्सेप्टेड द सुजरैनिटी ऑफ योर मुगल, बट जो मेवाड़ वॉज द ओनली राजपूत स्टेट जो कि डिफाई करते हैं इस चीज़ को। राणा प्रताप असेंडेड द थ्रोन एट मेवाड़ इन 1572 विद द उदयपुर एंड लार्ज पार्ट ऑफ मेवाड़ अंडर हिज कंट्रोल। वतन जहांगीर राजपुर की बात ये हो रही है कि जो मुगल है वो मुगल आपको वतन दे देंगे आपका वापस राजपूतों को, और ये वतन जहांगीर की बात होती थी। अब हम देखें जो राजपूत हैं पर्टिकुलरली अमेर और आपके जोधपुर के हैव सर्व्ड अंडर द मुगल विद डिस्टिंक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी ऑफ देयर वतन जहांगीर, इनको वतन जहांगीर मिला हुआ था। वेयर जो अजीत सिंह है द रूलर ऑफ जोधपुर वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स ऑफ योर मुगल कोर्ट। These influential Rajput families claimed the सूबेदारी of the rich provinces of गुजरात एंड मलवास। जो राजा रणजीत सिंह थे जोधपुर के वो उन्होंने गवर्नरशिप ली गुजरात की, और सवाई राजा जय सिंह ऑफ आमेर गवर्नर बनते हैं मालवा के। दीज ऑफिसर्स वर रिन्यूड बाय आपका जहांगीर शाह 1713 में। दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड इनकी टेरिटरीज को एक्सटेंड करने की भी बात करी जाती है, इनका वतन भी बढ़ाने की बात करी जाती है। नागौर जो है वो कॉन्कर करा जाता है, इनेक्ट करा जाता है हाउस ऑफ जोधपुर, वाइल जो आमेर है वो सीज कर लिया जाता है, वाइल लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी सवाई राज सिंह जो है फाउंड करते हैं एक नया कैपिटल जयपुर, और यहाँ पे इनको सूबेदारी मिलती है आगरा की 1722 में। मराठा कैंपेन होती है राजस्थान में फ्रॉम 1740s, पुट सिवियर प्रेशर ऑन दीज म्यूनिसपैलिटी एंड चेक करते हैं फर्दर एक्सपेंशन। फिर उसके बाद आप आओ देखो चित्तौड़गढ़ राजपूत राजस्थान, राजा जय सिंह ऑफ जयपुर। यहाँ पे क्या है अ डिस्क्रिप्शन है इनका एक पर्शियन कोर्ट ऑफ 1732 में। इसके में बताया जा रहा है कि ही वॉज गवर्नर ऑफ आगरा 12 साल के लिए, मालवा 5 से 6 साल के। ही पजेस अ लार्ज आर्मी एंड आर्टिलरी, ग्रेट वेल्थ इनके पास थी, एंड ही स्वे एक्सटेंडेड फ्रॉम दिल्ली टू द बैंक ऑफ नर्मदा। फिर यहाँ पे देखिए सवाई जयसिंह जो है वो रूलर थे आमेर के, ठीक है। उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी कहाँ, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में एंड वाराणसी में, कॉमनली नोन एज जंतर मंत्र। एंड दीज ऑब्जर्वेटरी हैड वेरियस इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी हेवीली बॉडीज़। अब है सीजिंग द इंडिपेंडेंस। सिख जो है वो अब चाह रहे थे कि हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए। 17th सेंचुरी में क्या होता है कि स्टेट बिल्ड हो जाती है पंजाब की, बहुत सारी बैटल्स लड़ी जाते हैं। जो गुरु गोविंद सिंह होते हैं वो राजपूत के अगेंस्ट और मुगल के अगेंस्ट लड़ते हैं, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा 1699 में। इनकी डेथ 1708 में हो जाती है। खालसा रूज एज द रिवोल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटीज़, और जो बंदा बहादुर की लीडरशिप होती है वो डिक्लेयर करी जाती है सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन। इन्होंने कॉइन बनाया था गुरु नानक के नाम पर, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर, और इस्टेब्लिश करता है खुद का एडमिनिस्ट्रेशन सतलज और जमुना के बीच में। जो बंदा बहादुर होता है वो कैप्चर कर लिया जाता है 1715 में, और उनको एग्जीक्यूट करते हैं 1716 में। अंडर नंबर ऑफ एबल लीडर इन द 18th सेंचुरी, जो सिख ऑर्गेनाइज करते हैं अपने नंबर ऑफ बैंड्स, जटास बनाते हैं, ठीक है। लेटर मिसल्स बनती है हमारी, और एक कंबाइंड फोर्सेज होती हैं, ग्रैंड आर्मी बनाई जाती है, दल खालसा बनाया जाता है। जो इंटायर बॉडी होती है वो मिलती है अमृतसर में, ठीक है, एट टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली। और यहाँ पे कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है, रेजोल्यूशन लिया जाता है, आपका गुरुमताज लिया जाता है। और एक सिस्टम राखी का इन्होंने शुरू करा था ताकि वो प्रोटेक्ट करेंगे कल्टिवेटर्स को ऑन द पेमेंट ऑफ द टैक्सेशन, जो कि 20% तक प्रोड्यूस हुआ करते थे। गुरु गोविंद सिंह जो है इंस्पायर करते हैं खालसा को विद द बिलीव की जो डेस्टिनी है वॉज टू रूल, हमेशा से ही राज करेगा खालसा की बात करते हैं। सो वेल नेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ठीक है, सक्सेसफुल रेजिस्टेंस देने के लिए मुगल गवर्नर्स को फर्स्ट, एंड देन द अहमद शाह अब्दाली
जो कि वो बार बार आपके पंजाब आर्मी में आ रहा था। सरकार ऑफ शिरंदी फ्रॉम मुगल, इनके अगेंस्ट आपके हमारे ये जो खालसा बनता है। टुवर्ड द एंड ऑफ 17th सेंचुरी जो पावरफुल स्टेट होती हैं स्टार्टेड इमर्जिंग इन द डेक्कन अंडर द लीडर ऑफ शिवाजी, हमने देखा, ठीक है। ये बात देखेंगे, पहले यहाँ पे आओ। फिर उसके बाद जो खालसा होता है डिक्लेयर देयर सोवरेन रूलर बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन इन 1765। सिग्निफिकेंट जो कॉइन होते थे उसमें आपके इंस्क्रिप्शन लिखी जाती थी खालसा के इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। सिख टेरिटरी जो है वो 18th सेंचुरी में एक्सटेंड कर दिया था इंडस और झेलम के बाद, बट दे वर डिवाइडेड इनटू फर्दर डिफरेंट रूल्स। वन ऑफ द महाराणा रंजीत सिंह के अंदर आता है, वहाँ पे यूनाइट करते हैं ग्रुप को और इस्टेब्लिश करते हैं कैपिटल आपके लाहौर में 1799 में। अभी यहाँ पे बोल रहे 17th सेंचुरी में क्या होता है, डेक्कन में हमारी लीडरशिप होती है शिवाजी की, और ये इस्टेब्लिश करते हैं मराठा स्टेट को। जो शिवाजी होते हैं वो शाहजी एंड जीजाजी के बच्चे होते हैं। शिवनेरी में ये बॉर्न होते हैं 1620 में अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मदर एंड हिज गार्जियन दादा कोंडेव। जो शिवाजी होते हैं वो अपना करियर बनाते हैं एट द यंग एज ओनली। जो ऑक्यूपेशन होता है जावली मेड हिम द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द मलवा हाईलैंड्स। He exploited against the force of Bijapur also, and Mughal made him legendary figure. He often restored the guerrilla warfare, हमें पता है, against his opponent by introducing a efficient administrative system supported by the revenue collection, जिसको हम चौथ कहते हैं, एंड देशमुखी कहते हैं, लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठा स्टेट। मराठा में हमने देखा पावरफुल रीजनल किंगडम बनता है, राइज ऑफ द अपोजिशन ऑफ द मुगल रूलर। जो शिवाजी 1627 एंड 1680 1627 से 80 तक रहते हैं, एक स्टेबल किंगडम यहाँ पर लेकर के आते हैं। पावरफुल वॉरियर फैमिली से बिलोंग, देशमुख से बिलोंग करते हैं। एंड ग्रुप ऑफ द हाईली मोबाइल पीजेंट पैस्टोरल कुनबीज प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा। ये हमारी बैकबोन होती है मराठा की आर्मी की। ये चैलेंज करता है मुगल को इन पेनिनसुला। आफ्टर शिवाजी की डेथ क्या है, जो इफेक्टिव पावर थी मराठा की वो थोड़ी कम हो जाती है। अब फैमिली ऑफ चित्तपन्मा ब्राह्मण्स हु सर्व्ड एज शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा, पूना बिकम द कैपिटल ऑफ योर मराठा किंगडम। पेशवा के टाइम पे क्या होता है, जो मराठा होता है वो आपका सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो जाता है। इसकी सक्सेस होती है बाय पासिंग द फोर्टिफाइड एरियाज ऑफ मुगल, एंड यही रेड करते हैं सिटीज़ को और एंगेज करते हैं मुगल आर्मीज को इन द एरियाज जहाँ पे सप्लाई न मिल सके और री इन्फोर्समेंट चीज़ों का ना हो सके। बाजीराव वन जो है, जिनको हम बाजीराव बल्लाल भी बोलते हैं, वो हमारे सन होते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ के, और ये ग्रेट मराठा जनरल होते हैं। एंड ये क्रेडिट देते हैं, क्रेडिट टू हैव एक्सपेंडेड द मराठा किंगडम बियॉन्ड द विंध्यास। इन्होंने विंध्या के बाहर तक मराठा को लेकर गए थे, ठीक है, वहाँ तक लेकर 1720 और 1761 में क्या था, मराठा एम्पायर एक्सपैंड हो जाता है। मलबा गुजरात सीज कर लेते हैं फ्रॉम द मुगल्स बाय 1720। 1730 में क्या होता है, जो मराठा किंग होता है वो रिकॉग्नाइज एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। यहाँ पे हमारे चौथ और आपका देशमुखी एंटायर रीजन पे लगा दिया जाता है। दिल्ली रेड करता है 1730 आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1735। जो मराठा होता है डोमिनेट करते हैं रैपिडली राजस्थान में, पंजाब एरिया में, बंगाल में, उड़ीसा में, ईस्ट में, कर्नाटका में, तमिल में, तेलुगु में, इन सब में चला जाता है। दिस वॉज नॉट द फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर, बट यहाँ पे क्या ट्रिब्यूट यहाँ से ले लिया जाता था। मराठा सोवरेनिटी यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली गई थी। दे वर नॉट इंक्लाइन इन द सपोर्ट ऑफ द मराठास। अब एक बैटल ऑफ पानीपत होती 1761 में। तो अलॉन्ग साइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन हमारी मराठा कर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा अच्छा खासा चल रहा था। रेवेन्यू डिमांड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसेस द लोकल कंडीशन इनटू अकाउंट। जो एग्रीकल्चर था वो इनक्रेज करा गया था, ट्रेड रिवाइव हो गया था। मराठा चीफ सरदार जो थे लाइक सिंधियाज एंड ग्वालियर्स, गायकवाद, बरोद, भोसले, नागपुर, इनका जो रिसोर्सेज था वो रेज कर रहा था। द पावरफुल आर्मी जो मराठा है वो कैंपेन करते हैं मलबा 1720 में, डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द सिटी इन द रीजन। उज्जैन जो एक्सपैंड हो गया था सिंधिया पैटर्नेज के टाइम पे, एंड इंदौर जो है अंडर होल्कर के टाइम पे कमर्शियल सेंटर बन गया था। एक नया ट्रेड रूट लेकर के आता है मराठास। सिल्क जो है प्रोड्यूस होता था चंदेरी रीजन में, एंड नाउ फाउंड आउट इन योर पूना, मराठा का कैपिटल में, ठीक है। बुरहानपुर जो है विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेट इन द ट्रेड बिटवीन द आगरा एंड सूरत, नाउ एक्सपेंडेड इट्स हिंटरलैंड टू पूना, नागपुर इन द साउथ, एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद। चौथ क्या होता है, 25% आपको लैंड रेवेन्यू देना होता था। जितना भी क्लेम कर रहा है ज़मींदार उसका 25% आपको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। फिर उसके बाद स्वदेशमुखी 10% आपका लैंड रेवेन्यू पेड करना पड़ता था टू हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन। जाट की बात करें, जाट कंसोलिडेट करते पावर इन द लेट 7th and 18th सेंचुरी। चोरामंस जो होते हैं दे एक्वायर द कंट्रोल ऑफ योर वेस्ट ऑफ दिल्ली। 1680s में क्या होता है, दे बिगिन डोमिनेटिंग द रीजन ऑफ इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली एंड आगरा। जो जाट होते हैं वो प्रॉस्पिरस एग्रीकल्चर्स थे पानीपत के, बल्लभगढ़ के, और यहाँ पे क्या है एक ट्रेडिंग सेंटर हमारे थे।
जो सूरजमल होता है किंग ऑफ भरतपुर, वो इमर्ज होता है एज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट। नादिर शाह आते अटैक करते दिल्ली को 1739 में। इस टाइम पे जो सिटी है वहाँ पे नोबल टुक रिफ्यूजीज, और जो सन होता है आपका जवाहिर शाह 30,000 ट्रूप्स के साथ ऑफ हिज ओन एंड हायर्ड अनदर 20,000 मराठास उन्होंने लिए थे, 15,000 सिख ट्रूप्स इन्होंने लिए थे ताकि वो मुगल से लड़ सकें। वाइल जो भरतपुर फोर्ट है वो हमारा बनाया गया था ट्रेडिशनल स्टाइल में एट द दिग द जाट बिल्ट एन एलैबोरेटेड गार्डन पैलेस। जो बिल्डिंग है वो आर्किटेक्चर फॉर्म है फर्स्ट एसोसिएटेड विद द रॉयल्टी ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ से एसोसिएटेड वो चीज़ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो पावर है जाट की वो आपके सूरजमल के टाइम पे चरम सीमा पे थे। कंसोलिडेट करते स्टेट और एट भरतपुर, प्रेजेंट डे राजस्थान में है ये, ड्यूरिंग 1756 1556 से 1563 तक, ठीक है। सूरजमल इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान, सर्दर्न हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। सूरजमल बिल्ट अ फोर्ट and palace and the famous लोहागढ़ फोर्ट इन भरतपुर, रिगार्डेड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट जो कि बनाया गया था उस रेन में। फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789-94 में चल रहा था। यहाँ पे क्या 18th सेंचुरी में हमारा कॉमन पीपल डिड नॉट एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि जो अमेरिकन वॉर हमारा चलता और रिवोल्यूशन हमारा चलता, तो जिसने सोशल एंड पॉलिटिकल प्रिविलेजेस को जो इन्जॉय कर रहे थे एरिस्टोक्रेट उसको चैलेंज करा। फिर उसके बाद मिडिल क्लास पीजेंट्स आर्टिशंस हमारे लड़ाई करते हैं अगेंस्ट द सोशल राइट्स इंजॉयड बाय द क्लर्गी एंड नोबेलिटी। नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड हैव द प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। तो ये हमारा चलता है। तो यहाँ पे आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, नेशन स्टेट, डेमोक्रेटिक राइट्स की चीज़ें यहाँ से हमें सीखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव, बस हो गई ख़त्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने यहाँ पर देख लिया। थैंक यू, बाय।